ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल स्टूडियो से आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया उद्घाटन। कहा भारत बनेगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी। ग्रीन एनर्जी, AI, सेमीकंडक्टर पर सरकार का फोकस। Now, as Prime Minister of India, your mission is दुनिया के विकास के लिए भारत का विकास। You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान, 2047 तक 35 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी जरूर बनेगा भारत। गौतम अदानी का भी बड़ा प्लान। टाटा ग्रुप चेयरमैन बोले, लिथियम आयन और डिफेंस एयरक्राफ्ट प्लांट शुरू करेगी इनकी ग्रुप। Huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। छोटे दायरे में घूम रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में दबाव ज्यादा। और सरकारी कंपनियों में आज मुनाफा वसूली का दबाव, करीब 2% फिसला निफ्टी का PSE इंडेक्स। NTPC, IGL, ONGC, BPCL जैसे स्टॉक्स दबाव में। और सेबी की ओर से आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के IPO को मंजूरी नहीं मिलने से मनप्पुरम में तेज गिरावट। शेयर 5% से ज्यादा फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना। और कल से आगाज होगा ऑफिशियली थर्ड क्वार्टर के नतीजों का। दिग्गज TCS और इन्फोसिस पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे। 2% घट सकता है इन्फोसिस का डॉलर रेवेन्यू। कांस्टेंट करेंसी पर भी दबाव का अनुमान। फ्लैट रह सकता है TCS का डॉलर रेवेन्यू। मार्जिन में हल्के सुधार की उम्मीद। दोनों कंपनियों की कमेंट्री पर रहेगी बाजार की नजर। ओके, चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं शो की। हर्षदा वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और मार्केट में आज काफ़ी दबाव है। इनफैक्ट सेलिंग प्रेशर काफ़ी है। हालांकि आज वॉलेटिलिटी भी काफ़ी है। लोअर लेवल्स, हायर लेवल्स दोनों पर मार्केट कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। जब आपको लग रहा है ब्रेकडाउन, मार्केट रिकवरी दिखा रहा है। जब आपको लग रहा है कि रिकवरी आ रही है, वहाँ से मार्केट फिर फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा रहा है। एसेंशली सेल ऑन रैली का एक टेक्सचर है इस समय मार्केट में। इस पूरी सीरीज़ में वो सेल ऑन रैली का टेक्सचर रहा है। और मिड कैप्स में आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। हालांकि डे के लो से फिर मिड कैप्स में रिकवर हुए हैं ज़रूर, स्पेशली लास्ट के आधे घंटे में, लेकिन फिर भी प्रेशर तो है मिड कैप्स में। और बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है रिलेटिवली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अब काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। 120 पॉइंट ऊपर इस समय, करीब 1/4% ऊपर। लास्ट के 15 मिनट मार्केट के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छे रहे। देखते हैं अभी लास्ट के 1.5 घंटे में सस्टेन करता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा। वीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो क्लियरली रिकवरी टिकी रहेगी स्क्रीन पर या नहीं वो देखना होगा। लेकिन अनुज, क्लोज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? क्योंकि हर साइड पर हम देख रहे हैं मार खा रहे हैं लोग। ऊपर जाता है तो मंदड़िए मार खाते हैं, नीचे आते हैं तो तेजी वाले मार खाते हैं। हाँ देखिए हर्षदा, टेक्सचर तो मार्केट का ख़राब है। वे एक सेल ऑन रैली का टेक्सचर बन गया है इस समय। और निफ्टी जो है वो अब इंडिकेशन दे रहा है कि 20 डेमा की तरफ हम जा रहे हैं। वो कहाँ पर है इस समय? 21,383 पर। मुझे लग रहा है कि वहाँ तक जाने की तैयारी हो रही है। और शायद पहले टेस्ट में एक बार सक्सेसफुल हो भी जाए वो। तो आपको हर रैली में बेचना है और जहाँ पर रैली फेल हो वहाँ बेचना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जैसे ये वाली रैली है ना, अभी रैली जहाँ फेल होगी ना वहाँ पे बेचना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? डे का हाई आज 21,574। उसके आसपास जहाँ भी रैली फेल हो वहाँ पर सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें उसमें डे हाई का। पोजिशनल सेल अभी भी नहीं है मार्केट। ये इंट्राडे अप्रोच है मार्केट में। पोजिशनल सेल हो जाएगा निफ्टी अगर आप 20 डेमा के नीचे बंद हो गए। अगर उसके नीचे बंद हो गए तो मार्केट फिर पोजिशनली भी आपको सेल में शायद एक अच्छी ट्रेड, अच्छा पैसा बना के देगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हम एक क्रूशियल लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। 47,000 to 47,400 की एक रेंज है यहाँ पर।
47,500 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लौटेगा। अगेन आज एक्सपायरी है तो थोड़ा हर कोई एज्यूम कर रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। आज मार्केट ने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा दी, लेकिन यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी, हर रैली के फेलियर में बेचें और स्टॉप लॉस लगाएं दिन के हाई का। अब हम जा रहे हैं वापस वैसे डे हाई पर बैंक निफ्टी में 47,396 के आसपास, लेकिन टेक्सचर काफ़ी ख़राब है मार्केट का। मार्केट का टेक्सचर क्लियरली खराब होता हुआ अब देखते हैं क्लोज की तरफ हम टिके रहते हैं पॉजिटिव में या नहीं, स्पेशली निफ्टी बैंक आज एक्सपायरी के दिन। वीरू गुड आफ्टरनून। चार्ट्स आपने आई एम श्योर कई सारे स्टॉक्स के देखे हैं, लेकिन क्या स्ट्राइक कर रहा है इस समय स्पेशली ऑप्शंस डेटा के मद्देनजर? जी हाँ, हर्षदा गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से एक स्टॉक जो अपनी ट्रेजेक्ट्री को पूरी तरीके से बदलने को तैयार है और मैं स्क्रीन पे इस वक्त वाइब्रेट करता हुआ, आई मीन बोथ इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हर्षदा, IRCTC इस वक्त ये नवंबर 21 और उसके बाद फेब 2022 इन दोनों के हाइस को बाइसेक्ट करता हूँ। मैं स्क्रीन पे भाव लिख लेता हूँ एक बार, 934.85, ठीक है। फ्यूचर्स में है 936। बहुत ही अगर आप देखें शानदार मूव, एक बहुत बेहतरीन फ्लैग का ब्रेकआउट और एक मल्टी ईयर, आई थिंक लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2-2.5 वर्षों की जो चैनल है वो ब्रेकआउट होती हुई यहाँ पर IRCTC पर नज़र रहेगी। पहला स्टॉक, आई थिंक मैं पिछले 10 मिनटों से इसको देख रहा हूँ जब आप लोग बातचीत कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रीन पर रखूँगा वोल्टास। सुबह भी बातचीत हुई थी, ट्रेड हमने पिक भी किया था, अच्छा स्विंग भी मिला। वोल्टास में मूव अच्छा, ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आई थिंक एक कंपैरिजन में सुबह हमने उसको पिक किया था। यहाँ पे करीब 3 लाख शेयरों का एडिशन है, तो वोल्टास पे नज़र रखेंगे। आज अच्छा मूव दिया, हालांकि हायर लेवल से बाद में ट्रिम हुआ, बट इस वक्त की एक्टिविटी फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वोल्टास के बाद एक बार आप लेके आइए पेट्रोनेट। चार्ट्स पे बड़ा ही क्लीन और बाजार की इस टर्बुलेंस का इस पर कोई असर है नहीं। 233 पे आके ट्रेड करता हुआ एक क्लियर चार्ट। आज से 2 रोज़ पहले का जो स्विंग हाई था इसने काटा, अभी वो स्विंग हाई करीब करीब परसिस्ट कर रहा था इसका लगभग 232 पर, वो काट चुका है। OI एडिशंस को देखिए हर्षदा 5%, आई मीन 14.67, आई मीन सीरीज के शुरुआती भाग में यहाँ पर आज भी हुआ है। तो एक पेट्रोनेट पर नजर रहेगी। और कमिंस पे, कैपिटल गुड्स स्पेस में आप आए तो कमिंस के चार्ट्स डेटा सब बेहद शानदार, मतलब 2040 पे इस वक्त स्पॉट ट्रेड करता हुआ, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री और एक छोटी सी जो चैनल परसिस्ट कर रही थी पूरे दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी की इन कुछ सेशंस की, वो क्रॉस होती हुई 93,000 शेयर्स इसके ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुए हैं। और जहां तक ब्रेकडाउन के केसेस हैं केमिकल बास्केट में, एक बार जरा प्लीज़ दीपक नाइट्राइट रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा 2405 पे। 3 दिन का जो सप्लाई जोन था वो परसिस्ट, मतलब हायर लेवल पर सप्लाई आ रही थी, 3 दिन का जो स्विंग लो था वो भी टूटा। हेडिंग टुवर्ड्स 20 डे मा, अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ दीपक नाइट्राइट और 2406 का भाव यहाँ पर, एक इस पर भी नजर रखेंगे। हायर लेवल पे काफ़ी शॉर्टिंग इस काउंटर में भी आज हुई थी हर्षदा। तो कुछ स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से क्लियरली मुनाफा वसूली का दबाव कायम है और ट्रेंड भी यही देखने को मिला। आज आप गौर करेंगे गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है। सुबह से ही वो स्टॉक्स आपके सामने जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। सरकारी कंपनियों में आप NTPC, ONGC, BPCL देखिएगा। NTPC तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, ONGC भी 3% के नुकसान पर और आज IGL में भी गिरावट देखी गई है, जहाँ पर UBL ने दरअसल यहाँ अपना टारगेट कट किया है। मनप्पुरम फाइनेंस, इनका जो एक इकाई का IPO आने वाला था उस पर सेबी की रोक आ गई है, तो स्टॉक भारी करेक्शन दिखा रहा है। मेट्रोपोलिस आज करेक्ट होता हुआ, NMDC, सिटी यूनियन बैंक, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस भारी पड़ी हैं। अदानी ग्रुप में एंटरप्राइजेस का शेयर 2% ऊपर। आज सिप्ला में कुछ रौनक बनती दिखाई दी है और परसों आएंगे नतीजे 12 तारीख को, यानी कि HCL टेक के 1.5% ऊपर है ये काउंटर। अदानी पोर्ट भी करीब करीब 1% के गेंस दिखाता हुआ। मिड कैप में क्रॉम्पटन तेजी में, ट्रेंट में खरीदारी लौटती हुई, इंटरग्लोब एविएशन और USL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखी है तेजी की पोजीशंस। तो आपको क्या ट्रेड पकड़ना है, किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए तेजी और मंदी की तरफ, इस सब पर करेंगे बातचीत। हमारा पैनल एकदम तैयार है आपको बताने के लिए, गाइड करने के लिए। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे जोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रुचित जैन और चंदन थापड़िया को जोड़ेंगे। 2:15 बजे फोकस रहेगा IT कंपनियों पर। TCS और इन्फोसिस के नतीजों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, उस पर बातचीत होगी। फिर उसके ठीक बाद हम HDFC सिक्योरिटीज़ के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनालिस्ट अपूर्व प्रसाद को जोड़ेंगे, जो इसी सेक्टर को क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। 2:30 बजे आज कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ हैं
डिफेंस कंपनी मजगांव शिपयार्ड्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल। फिर 250 पर मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल को जोड़ेंगे। फिर लेंगे 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम का जायजा। बीटीएसटी, एसटीबीटी और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके अच्छा, आईआरसीटीसी की बात की थी वीरू ने। ये स्पॉटलाइट में भी आया था 1 जनवरी को 880 पर, और क्लियरली साइन दिखाए थे इसने कि शायद कुछ हद तक बॉटम बनाया है इसने, और आज तो खैर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसमें स्क्रीन पर। ये देखिए 14 डे चार्ट इसका 7% ऊपर। चलिए अब अपने जानकारों को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, क्या ट्रेड होगी इस समय की? इस समय का स्टॉक होगा इंडिगो। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। 3070 पर ट्रेड कर रहा है। 3050 का स्टॉप लगाना चाहिए। 3100 इजीली पॉसिबल है। और भी हाई जोन देखेंगे इंडिगो में, क्योंकि काफी हद तक रेजिस्टेंस नहीं है इंडिगो में। लेना चाहिए इंडिगो। इंडिगो में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की 2% ऊपर 3100 के टारगेट्स माइनस। गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए कैनफिन होम्स में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न अगर आप देखिए तो काफी समय से 780 और 790 की रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक सपोर्ट था 760 के आसपास, उसके नीचे गया है, 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है, इसलिए कैनफिन होम्स में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। 757 के भाव चल रहे हैं। 766 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं, और 740 के टारगेट आपको सेट करने हैं कैनफिन होम्स के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो $750 ऑप्शन पुट ऑप्शन लिया जा सकता है कैनफिन होम्स का, जो मेरे ख्याल से इस टाइम पे 19 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 14 रुपीज के नीचे रहेंगे, और 30 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं 740 के पुट ऑप्शन में कैनफिन होम्स के। ओके, कैनफिन होम्स आपको यहाँ पे वीक लगता हुआ, और यहाँ पे 750 का पुट ऑप्शन भी 19-25 पे आपको एक विकल्प है। अगर आप फ्यूचर्स को सेल ना करके अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास विकल्प है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं सेल कॉल के साथ जाना चाहूँगा। मेरा जो कॉल रहेगा वो रहेगा एम्फोसिस BFL। अगर आप इसका डेली का स्ट्रक्चर देखें तो एक सीरियस ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखता है। जो प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं वो है हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन थी करीबन 2560 का। 2534 ये फ्यूचर में फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो 2560 इस नेकलाइन के नीचे हमें इसको बेचना है, तो ये इसका सेटअप होगा। तो 2560 के नीचे बेचेंगे तो स्टॉप लॉस होगा 2580 का। एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है वैसा थोड़ा ज्यादा डीप बनता है, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग का पहला सपोर्ट देखना है तो वो है 2410 का। सो 2410 के टारगेट के लिए एम्फोसिस BFL को सेल करें। ओके, एम्फोसिस को सेल करें यहाँ पर। ये आज आईटी में थोड़ी वीकनेस वैसे भी रही है। ये हो गई राजेश जी की कॉल। रुचित को जोड़ते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगी आपकी ट्रेड? आईआरसीटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो प्राइमरी टेक्निकली तो स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक पे, नो डाउट। जैसे आउट परफॉर्मेंस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिसेंटली स्टॉक ने दिखा है, लेकिन आप डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में भी देखेंगे तो 920 के कॉल में कहीं ना कहीं अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। जो हमें लग रहा है कि वो कॉल राइटर्स वहां पे ट्रैक हो चुके हैं। लगभग 16 लाख के से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी की 920 के कॉल में है, और पिछले कुछ मिनटों में जो एक फास्ट अपमूव आया है उसके कारण ये 920 के कॉल राइटर्स की भी अनवाइंडिंग आ सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग अलॉन्ग विद लॉन्ग बिल्टअप, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 920 के ही नीचे के स्टॉप लॉस अभी रहेंगे, वो स्टॉप लॉस की खरीदारी करें तो 960 965 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में एक अपॉर्चुनिटी 965 के टारगेट के लिए देखिए मौका है, और तगड़ी तेजी एकदम सर पर दौड़ रहा है आज काउंटर। हमारे साथ अब गौरांग शाह भी जुड़ गए। गौरांग जी, स्वागत है आपका, और विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए क्या सौदा सुझाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा जी आपका, और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक का मेरे ख्याल से शेयर में विभाजन होने के बाद एडजस्ट हुआ है। करीबन 750 के आसपास कोचिन शिपयार्ड की मैं बात कर रहा हूँ हर्षदा जी। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, और मुझे लग रहा है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये फिर से आपको 1200-1300 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर राय दे रहा हूँ, तो समय सीमा थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी। ओके, कोचिन शिपयार्ड। अच्छा, एक बार अब स्टॉक लेकर आइए सिप्ला वापस।
और सिप्ला में एक आज फिर एक ब्रेकआउट टाइप का, इसका एक 52 वीक हाई लो की प्लेट अगर एक बार फायर करें हम सिप्ला की। गाबा सर आप चार्ट तैयार रखिएगा, मेरे ख्याल से शायद कल या परसों हमने बात भी की थी इसके ऊपर आपसे। ये सिप्ला का 52 वीक हाई मेरे ख्याल से आज इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया, 4 जनवरी को था, आज उसको क्रॉस किया हमने। गाबा सर ब्लू स्काई टेरिटरी क्या करें स्टॉक में अब? बिल्कुल, ये आज क्विक सिग्नल्स था सुबह। हाँ 1300 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका। अब ट्रेड कर रहा है 1317, मुझे लगता है 1350 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होना चाहिए अब भी 1310 का, और अब फ्रेश अप मूव बनता है आज और कल के लिए बीटीएस के तौर पर। ये आज सुबह का कॉल था। सुबह का कॉल था, मेरे को याद है कि गाबा सर से बात हुई थी, गाबा सर की पिक थी, मेरे को बस वो ये नहीं याद रहा था कि आज सुबह की थी या कल परसों की थी, लेकिन हाँ आज सुबह की पिक थी सिप्ला। और एक बार इंटरग्लोब एविएशन वापस लेकर आइए। और हर्षदा एक चीज़ मैं कहूँगा इस कंपनी के बारे में, ये एक केस स्टडी बनेगी आगे जाकर इंटरग्लोब एविएशन। अभी आज सुबह एक खबर आई थी कि जो टॉप ग्रोइंग एयरलाइंस हैं उसमें नंबर 2 पर है वर्ल्ड वाइड। फॉरगेट अबाउट इंडिया, इंडिया में तो हम सब जानते हैं कि ये नंबर 1 एयरलाइन है, लेकिन वर्ल्ड में अब ये टॉप एयरलाइंस में है। और एक चीज़ इसकी बताता हूँ मैं, ये इतनी इनोवेटिव कंपनी रही है, इसने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोट की है, इन्होंने की है। अब आप कभी भी फ्लाइट बुक करते हैं इंडिगो की, आप कोशिश करते हैं कि फ्रंट रो सीट मिल जाए, हाँ। लेकिन फ्रंट रो सीट ऑब्वियसली बहुत महंगी होती है। ये 1000 रुपये की होती थी, अब इन्होंने उसको 2000 कर दिया। मैं वो पढ़ रही थी। हाँ, ये देखिए इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है। इन्होंने लॉजिक इसमें ये लगाया है कि फ्रंट रो सीट्स बुक कौन करता है। देखिए आप और मैं जब अपने पैसे से ट्रैवल करते हैं ना, तो फ्रंट रो की सीट नहीं बुक करते हैं, सेकंड या थर्ड रो की ले लेते हैं। लेकिन अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल में हम जा रहे होते हैं तो कॉर्पोरेट को हम कोशिश करते हैं कि भाई, क्योंकि कॉर्पोरेट पुश कर देते हैं कि यार फ्रंट रो सीट बुक कर देना प्लीज़। तो इसके लिए ये फ्यूल सरचार्ज लगाया था इन्होंने, फिर अब वो हटाना पड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ इनोवेशन ही करते रहते हैं। इनका पैसेंजर टर्न अराउंड टाइम, जैसे कोई प्लेन लैंड किया उसके बाद वही प्लेन जब अगले डेस्टिनेशन के लिए उड़ता है 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाता है इनका। वही बाकी एयरलाइंस कंपनी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगाती हैं। तो ये मतलब कुछ बाकी में मैं कह रहा हूँ ना, केस स्टडी है। गौरांग है क्या आपकी कवरेज में, और कोई इस पर व्यू है क्या? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे टर्न अराउंड टाइम को लेकर के। हमने देखा भी है जिस फुर्ती से पूरा ग्राउंड स्टाफ कामकाज करता है। कवरेज है अनुज, और खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। एक ही दिक्कत है मेरे ख्याल से, इसके परिणामों में और ज्यादा तीव्र गति देखने मिलती अगर वो जो हवाई जहाज, मेरे ख्याल से काफी बड़ी संख्या में हवाई जहाज प्लेथ एंड विथनी के इंजन्स में जो गड़बड़ी है टेक्निकली, उसके कारण जमीन पर खड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेट कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर वो भी मेरे ख्याल से उड़ान भरना शुरू कर देंगे तो बहुत बेहतरीन आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। हमारी खरीदारी की राय है इंटरग्लोब एविएशन पर बुनियादी तर्क के आधार का नजरिया इस स्टॉक में बनता हुआ, और कावा साहब ने पहले ही व्यू दे दिया 3100 के लेवल्स पार करेगा ये शेयर। और ये देखिए इंटरग्लोब एविएशन एक ऐसी कंपनी है जो आउट परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट वो प्लैट एंड विटनी के प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ हमने देखा था जो प्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्या धुलाई ग्लोबल मार्केट्स में हो रही है। जो एक विमान का एक हिस्सा अलास्का एयर का उड़ गया था, उसके बाद ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा था एविएशन कंपनियों को लेकर, लेकिन इंटरग्लोब एक तेजी का ट्रेड साफ बना है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी, और हमारा फेवरेट मानस ट्रेंड फिर तेजी के मोड में आता हुआ। 3180 के लेवल्स अब स्क्रीन पर देखने को मिले हैं, और अब ये स्टोरी अनडिस्कवर्ड नहीं है, स्टोरी अच्छी सी डिस्कवर्ड है। अब बताइए चार्ट्स पर आप इसे किस डायरेक्शन में जाते देखना चाहेंगे, क्योंकि इसका पिछले कुछ महीनों का चार्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत तगड़े रिटर्न्स ट्रेंड ने दरअसल आपको कमा कर दिए हैं। वो ज़ूडियो की ग्रोथ पर 10% तो पिछले एक महीने का हाल है, 3 महीने में 55% तक का इजाफा, 12 महीने का भी चार्ट स्क्रीन पर आ जाएगा तो लगभग 6 महीने में 90%, 150%, 160% के गेन्स हो चुके हैं। अब यहाँ से अगर इसको अपनी और तेजी दिखानी है, कौन सा लेवल पार करना अनिवार्य है ट्रेंड के लिए मानस? देखिए बड़ा मूव तो निकल चुका है, अब आपको ट्रेडिंग के छोटे छोटे मौके मिलते रहेंगे। तो बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है कि जब तक हाई टॉप हाई बॉटम बनता रहे और जब तक जो प्रीवियस हाई उसको स्टॉक ब्रेक करता रहे, तब तक आपको खरीदारी करके ही चलना है। तो क्योंकि कल हमने फ्रेश ब्रेकआउट देखा जिसके टारगेट 3250 3275 के आसपास के आते हैं, तो आई थिंक अभी भी यहाँ से 100 रुपए का आपको ट्रेडिंग के तौर पे देखने को मिल सकता है।
तो अगर ट्रेड लेना होगा तो खरीदारी करने का ट्रेड होगा 3140 3140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 3250 और 3275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अपॉर्चुनिटी क्लियरली है। गौरांग, ट्रेंड में जैसे मानस कह रहे हैं कि बड़ी तेजी आ चुकी है, लेकिन वैल्यूएशंस पर कैसा खड़ा है, अर्निंग्स का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग मंथ्स, कमिंग क्वार्टर्स? मैंने एक चीज देखी है, जो पहले वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे खरीदारी करने के लिए, जहां तक कपड़े और वगैरह की बात है, तो वो उस स्वभाव ने हमने बदलाव देखा है। आज फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं मॉल्स में, या फिर ट्रेंड या फिर शॉपर स्टॉप जैसी कंपनियां में, या फिर इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आदित्य बिरला फैशंस। और हमारा अनुमान ये कहता है कि ऑनलाइन तो कारोबार होगा ही, मगर ऑफलाइन मेरे ख्याल से बढ़ता हुआ योगदान देगा इन सब रिटेलर्स को। सक्षम बैलेंस शीट, मजबूत और नए और सारे मल्टी स्क्वायर फीट्स के आउटलेट्स ओपन करने की बात करी है, तो मूल्यांकन के आधार पर तो अभी भी आकर्षित लगता है। और इसी के साथ जो दो नाम मैंने दिए हैं, शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन, वहां पर भी खरीदारी की रहा है। ओके, ट्रेंड 3173 पे शॉपर स्टॉप हालांकि बैकफुट पैकेटेड का, लेकिन मीनवाइल मैं थोड़ा सब्जेक्ट को चेंज करूंगा। एविएशन और साथ ही साथ पूरा रेलवे बास्केट इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मूव लेता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में। IRCTC का जिक्र मैंने एग्जैक्टली कार्यक्रम की शुरुआत में किया था। मैं इनफैक्ट एक बार वॉल्यूम्स हल्के से जोड़ना चाहूँगा अपने चार्ट्स पे। एक बार आप लेके आइए IVRCL, RVNL, IRCTC देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, और ज़रा एक बार लेके आइए आप इरकॉन 190.20। लास्ट 4 सेशन के वॉल्यूम्स जितने भी थे उसका लगभग आप समझ लीजिएगा कि उससे लगभग 20-30% वॉल्यूम ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। और एक बहुत ही, अगर आप देखें, बेहतरीन ब्रेकआउट है। मानस, इरकॉन पे पहले एक व्यू लेते हैं, फिर RVNL पे आएंगे। 190 आपकी स्क्रीन पर, और ये रेंज ब्रीच होती है तो मतलब ये राइजिंग चैनल जो सितंबर 2023 से परसिस्ट करती है, तो क्या 195-200 के जोन खुल जाते हैं इस स्टॉक में? तो देखिए, पिछले हफ्ते हमने एक्चुअली ब्रेकआउट देखा। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 180 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया था, जिसके टारगेट 202-205 की रेंज में आते हैं। तो आई थिंक यहाँ से भी 10-12 रुपए का मूव तो आपको बिल्कुल ट्रेडिंग के तौर पे मिल सकता है। और करंट लेवल्स पे, क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 184 का स्टॉप लॉस लगाइए और 200-202 के टारगेट सेट करिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। इन्फोसिस और TCS के नंबर्स आएंगे कल, और आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें दोनों कंपनियों से। आशीष, बताइए। बिल्कुल, कल बड़ा दिन, देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर एक साथ अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। दोनों नंबर्स बाजार बंद होने के बाद। आमतौर पे इन्फोसिस आता है 4:45 बजे के आसपास, और TCS की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड रहती है 5:30 बजे, तो उसके आसपास उसके नंबर्स आएंगे। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, ओवरऑल जामा पहला देता हूं रिजल्ट सीजन का। एनालिस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स से, और कई सारे रीजंस है उसके पीछे। Q3 सीजनली वीक, उस सीजनली वीक क्वार्टर में दिक्कतें और थी, फरलॉस की, वेज हाइक्स के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। वैसे लॉजिकली सोचिए, डिमांड एनवायरनमेंट में कुछ बदला है नहीं, तो जब मैनेजमेंट्स आएंगे कमेंट्रीज देंगे तो लार्जली वो कमेंट्री स्टेटस को वाली होगी, वैसे ही कॉशियस होगी, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात है, दोनों कंपनीज के परफॉर्मेंस आमने सामने रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। TCS के केस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आय लार्जली फ्लैट होगी, महज इसको हटा दीजिए, ये रिटर्न्स हैं पिछले 1 साल के IT इंडेक्स के और इन दोनों दिग्गज कंपनीज के। प्लीज आगे वाली प्लेट पे मूव करिए। डॉलर आय में 0.2% के आसपास का दबाव TCS के केस में, और इन्फोसिस के केस में प्रेशर ज्यादा होगा, करीब 0.2% के आसपास। दोनों के बेस हमेशा मैं मेंशन करता हूं ये दिखाने के लिए कि TCS कितनी बड़ी कंपनी है, ये हमेशा ध्यान रखा करिए। कांस्टेंट करेंसी में जो आमतौर पे एनालिस्ट फेटर्निटी ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करती है, एक्सपेक्टेड है फ्लैट
ब्रोकरेजेस मान रही है -1% से लेके 0.7% के बीच का शायद कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का आंकड़ा सामने आएगा। इन्फोसिस केस में बट ऑब्वियसली डैमेज थोड़ा ज्यादा है, 1.5% से ज्यादा की कमजोरी कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। टीसीएस के लिए लास्ट क्वार्टर क्या, पिछले 2 क्वार्टर्स बिल्कुल थके रहे, फ्लैट ग्रोथ के, और तीसरा क्वार्टर हो जाएगा फ्लैटिश परफॉर्मेंस से कंपनी डिलीवर करेगी। इन्फी के केस में लास्ट क्वार्टर सरप्राइजिंगली अच्छा था, उसके बावजूद गाइडेंस में कटौती हुई थी। उसके बाद इस बार दबाव, मार्जिन के फ्रंट पे टीसीएस फ्लैट मार्जिन पोस्ट करेगा। इसके केस में एक इशू है, एक लो मार्जिन बिजनेस जो बीएसएनएल से मिला था, उस कॉन्ट्रैक्ट से इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज आने, उसके चलते मार्जिन थोड़े से टीसीएस के सबड्यूड देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस के मार्जिन पे दबाव होगा 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। वजह, नवंबर 1 तारीख से वेज हाइक्स किए, कर्मचारियों की वेतन बढ़ाए हैं, तो 2 महीने का एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। हालांकि रुपए की कमजोरी कुछ हद तक बचा लेगी, लेकिन फिर भी मार्जिन 3/4% गिरने की तैयारी हो रही है। उन परफॉर्मेंसेस के अलावा इन्फोसिस की गाइडेंस रडार पर रखनी है। इन्फोसिस की गाइडेंस अब तक है 1 से 2.5% पूरे साल की रेवेन्यू ग्रोथ की। एक्सपेक्टेड यह है कि जो अपर थ्रेशोल्ड है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। शायद हो सकता है इस बार नई गाइडेंस 1 से 2% की बात करे इन्फोसिस, और ऐसा हुआ तो ये बैक टू बैक 3rd स्ट्रेट टाइम हो जाएगा इन्फोसिस अपनी गाइडेंस काट रहा होगा। शुरुआत करी थी साल की 4 से 7% से, रिड्यूस करके 1 से 3.5 पे ले आए, 1 से 3.5 वाली 1 से 2.5 पे ले आए, और अब और घटाने की शायद हो रही है तैयारी। जहां तक इनके मार्जिन की बात है, वो बैंड 20 से 22%, होपफुली वो जस का तस ऐसे ही रखा जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और फाइनल, नजर कहां रहेगी भाई टीसीएस के केस में? कैलेंडर ईयर 2024 के बजट्स कैसे लग रहे हैं, Q4 FY25 के साथ, Q4 के साथ साथ FY25 का आउटलुक कैसा है, और लार्ज डील्स उसका एग्जीक्यूशन अगर प्ले आउट होता है तो टीसीएस शायद आने वाली समाहियों में बेहतर परफॉर्म करे, तो उसके लिए हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे। इन्फी के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सीनियर मैनेजमेंट के एट्रिशन जो लगातार हो रहे हैं, वो एक डील कैंसिल हुई थी, आपको याद होगा, एक एमओयू करा गया था जो कहा जा रहा था लार्ज डील $1.5 बिलियन की एआई स्पेस में, वो कैंसिल हो गई थी। इन्फी की हिस्ट्री में इस तरह की डील जैसे कैंसिलेशन होते नहीं है। इन्होंने ना क्लाइंट का नाम बताया था ना रीजन बताए थे कैंसिलेशंस के। आई एम श्योर सब उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनसे, और जो लेगार्ड दिक्कत वाले सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह का डिमांड रिवाइवल देखने को मिल रहा है, वो वॉच आउट करने की जरूरत है। ओके, तो ये इनफैक्ट इन्फी टीसीएस की बात हुई, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स विप्रो, एचसीएल टेक, और वो पूरा रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा। शुक्रिया आशीष इस हेड्स अप के लिए। हमारे साथ अब अपूर्व प्रसाद जुड़ गए हैं जो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। अपूर्व, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक चीज़ बताइए, कंसिडरिंग इस सेक्टर में करीब 20-30% तक के रिटर्न्स बन चुके हैं अब तक, इस पूरे खबरों के बीच की डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम है, क्लाइंट्स ज़्यादा पैसा इस समय देने को तैयार नहीं है, अनसर्टेनिटी है, इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, इस 3rd क्वार्टर में क्या कुछ कमेंट्री बदल सकती है? गुड आफ्टरनून। कमेंट्री जो बदल सकती है मेरे ख्याल से गाइडेंस है, गाइडेंस कट का चांसेस ज़्यादा है। तो इन्फोसिस के केस में जो टॉप एंड ऑफ द गाइडेंस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद लोअर हो जाए 1 to 2%। एचसीएल टेक की गाइडेंस जो FY24 की रेवेन्यू गाइडेंस है उसमें भी रिस्क है, और क्योंकि उनका एग्जिट रेट जो इम्प्लाइड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो उसको बेक इन करें तो मतलब दोनों के केस में रेवेन्यू गाइडेंस कट की चांसेस है। इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री, बजट CY24 का किस तरह से पैन आउट होता है और उसके बारे में कंपनीज क्या इंडिकेशन मिल रहा है फ्रॉम एंटरप्राइज क्लाइंट्स, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। इसके अलावा डील पाइपलाइन पे कमेंट्री एंड डील बुकिंग्स पे, तो जैसे हमने देखा था टीसीएस पिछले क्वार्टर में 11 बिलियन का टीसीवी था, इस क्वार्टर हमारा अनुमान है कि 9 बिलियन प्लस टीसीवी क्लॉक होना चाहिए। तो ओवरऑल डील मोमेंटम किस तरह से रहेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में ज्यादा मेगा डील्स नहीं थे एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, एंड विद इन द डील्स रैंप अप जो है, जो एग्जिस्टिंग मेगा डील्स थे उनके टाइमलाइन कैसे चल रहे थे, जैसे वेराइजन डील जो था,
तो इस बारे में भी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट वर्टिकल बीएफएसआई जो काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस रहा था पूरे सेक्टर का, उसमें कमेंट्री स्पेशली ऑन द डिस्क्रिशनरी साइड विद रेट्स कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली। आई थिंक ये सारे चीज जो है प्राइमरी फैक्टर्स होंगे। बट हम काफी हद तक जो लीड इंडिकेटर्स है उसे मॉनिटर करते हैं। तो जितने भी टेक जॉब पोस्टिंग्स के इंडिकेटर्स हुए या हायरिंग ट्रेंड्स हुए, तो उसमें अभी तक कोई मेजर इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड दिखते नहीं आ रहा है। और जो अभी आउट परफॉर्मेंस की आप जो बात करी थी, इट्स मोर अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स दैट हैव गॉन अप। करीब 20% पी वैल्यूएशंस रीरेट हुए लास्ट 6 महीने में, एंड दैट इज मोर अ रिजल्ट ऑफ दैट। बट एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है शायद बॉटम हो जाए Q4 ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा रिकवरी का ट्रेजेक्टरी है। बट वो कर्व का ग्रेडियंट कैसा रहता है इज व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। ओके, अपूर्व गुड आफ्टरनून। सॉरी, आपने बोला इन्फोसिस की गाइडेंस में और कट हो सकता है, मतलब पहले ही काफ़ी खराब गाइडेंस दे चुके हैं वो, और ऑलरेडी काफ़ी कट कर चुके हैं। यहाँ से कट करने का क्या स्कोप है एक क्वार्टर के लिए फिर? अनुज, रिस्क है उसमें। सो टॉप एंड सर्टनली रिस्क है बिकॉज Q3 काफी हद तक वीक होगा, एंड देन Q4 एग्जिट इम्प्लाइड ग्रोथ रेट सीक्वेंशियल काफी काफी ज्यादा है। सो जो डील्स जो थे, काफी सारे डील्स जो Q3 में रैंप अप थे, a lot of them have got pushed out to Q4. सो वो सारे फैक्टर्स है। प्लस इन्फोसिस के केस में आप देखेंगे कि उनका डिस्क्रिशनरी कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पीयर्स। टिल द टाइम जब वो डिजिटल का स्प्लिट दिया करते थे, तो आई थिंक डिस्क्रिशनरी वाली इम्पैक्ट थोड़ी ज्यादा भी हो रही है इन्फोसिस को, विच इज वाई जो ग्रोथ डिसेलरेशन आप देख रहे हैं, जो 15% प्लस वाला ग्रोथ रेट था, वो ऑलमोस्ट करीब करीब फ्लैट ग्रोथ पे आ गया। इट्स मोर टू डू विद दैट। मतलब ये प्राइमरी दो रीजन है, विच इज वाई जो लार्ज डील्स का नंबर इन्फोसिस डिक्लेयर करता है, वो भी एक की मॉनिटरिंग रहेगा। बट दोनों इन्फोसिस एंड HCL टेक दोनों के केस में गाइडेंस कट की रिस्क है। एंड बट गाइडेंस कट रिस्क वी आर ओनली लुकिंग एट Q4, दैट इज द ओनली रिमेनिंग। ओके, अभी मतलब गाइडेंस कट का रिस्क सिर्फ Q4 तक ही है। ये अपूर्व एक और बताइए, आई मीन गाइडेंस कट की जो आपने फियर बताया, ये इस क्वार्टर में क्या ये चीज़ है कि जो नॉर्मल फर्लोज के रेट होते हैं उससे ज़्यादा कहीं इस बार फर्लोज रहे हैं इस क्वार्टर में? ऐसा कुछ है? मैं थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट जानना चाहूँगा। एंड दिस विल परसिस्ट टू एंटायर आईटी? Yes, to a large extent. So furlough impact इस क्वार्टर में नॉर्मली जो देखते हैं उससे थोड़ा ज्यादा है। सिमिलर इम्पैक्ट एक्चुअली पिछले साल भी दिसंबर क्वार्टर में देखने मिला था कि फर्लो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा था। तो ये हाईटेक हो गया, जैसे BFSI हो गया, इस सारे वर्टिकल्स में थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो इस बार काफी सारे कंपनीज भी एक्सपेक्ट करिए कि फर्लो इम्पैक्ट विल बी स्लाइटली मोर देन नॉर्मल। प्लस देयर आर अदर हेडविंड्स की नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी कम रहता है इस क्वार्टर में। सो टिपिकली हिस्टोरिकली भी वीक रहा है ये क्वार्टर, विच इज वाई जो एक्सपेक्टेशंस है ग्रोथ के मोस्ट ऑफ द टियर 1 कंपनी सीक्वेंशियल डिक्लाइन होगा। तो जैसे टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, तीनों सीक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। TCS विल बी स्लाइटली अबव सी लेवल, सो अबाउट 1% Q-on-Q ग्रोथ रेट। और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा इस क्वार्टर में HCL टेक का मेरे ख्याल से आना चाहिए, बट उधर एक्विजिशन का भी बेनिफिट है और एक मेगा डील जो रैंप अप हुआ है उसका भी बेनिफिट है। सो वो करीब करीब 3.5%। तो रेंज काफी बढ़ गया है। तो हुआ ये इंटरेस्टिंग चीज इस साल, जब पूरा का पूरा सेक्टर का ग्रोथ डिसेलरेट हुआ है, एग्रीगेट हैज कम डाउन, बट द ग्रोथ डिस्पर्शन बिटवीन सारे कंपनीज वो बढ़ गए, जो आपको इस क्वार्टर में भी देखने मिलेगा। तो एक कोई कंपनी है जो -2% सीक्वेंशियली Q-on-Q देगा, वही एक कंपनी आपको मिलेगी जो +3.5% सीक्वेंशियली देगा। थोड़ा सा डिस्पर्शन बढ़ा हुआ है, एंड मिड कैप विल डू बेटर इवन इन दिस क्वार्टर। मैं मिड कैप्स पर आऊंगी अपूर्व, लेकिन इन सब के बीच जो लेटेस्ट एंट्री इन द सो कॉल्ड बिग कंपनीज LTI, माइंडट्री, हालांकि उसको अपना बेस अभी भी काफ़ी बढ़ा करना है। उनके मैनेजमेंट से जब बात की थी, उन्होंने कहा था Q3 Q2 में ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन H2 को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। तो LTI, माइंडट्री क्या कर सकता है Q4 में, या फिर इस समय अगर आपने कुछ सुना हो आपके नेटवर्क में कि इनके लिए खास अलग और बेहतर क्या होने वाला है?
अर्शदा, LTI Mindtree में भी थोड़ा सा वीक ही रहेगा Q3 का नंबर्स कंपेयर टू हिस्टोरिकली। उनका Q3 जिस तरह से रहा है तो उनको पास थ्रू का बेनिफिट इन द पास्ट मिला है। तो बट फर्लो का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो LTI Mindtree के लिए भी ज्यादा है। तो हम एस्टिमेट करें अराउंड 1.7-1.8% सीक्वेंशियल Q1Q। तो पीयर सेट से तो काफी बेटर ग्रोथ है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, बट ऑफ कोर्स रिलेटिव टू इट्स ओन हिस्ट्री इट इज कम डाउन। तो इस साल में करीब 6% की ग्रोथ है, जो अगले साल 12-13% में रिकवर होना चाहिए। एट द सेम टाइम ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years मार्जिन एक्सपेंशन भी हम देख रहे हैं। सो टियर 1 में अगर कोई कंपनी है जिसमें जो आउट परफॉर्म कर सके, इनफैक्ट हमारी जो एकमात्र बाय रेटिंग है टियर 1 में वो LTI Mindtree है। तो प्रोस्पेक्ट्स ओवर मीडियम टर्म लुक प्रीटी गुड। ओके, मिड कैप्स में क्या टॉपिक्स रहेंगे आपकी? नॉर्मली कोफोज, परसिस्टेंट, LTTS ये अपनी एक अलग लीग में रही हैं और अच्छे काफ़ी नंबर्स रहे हैं यहाँ पर। आपके रेडार पर कौन से 2-3 स्टॉक्स होंगे? सो परसिस्टेंट सिस्टम्स कंसिस्टेंटली जो हमारा टॉप पिक रहा है मिड कैप में, वो कंटिन्यू रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अगेन स्कोप फॉर मार्जिन एक्सपेंशन देयर। एंड विद इन स्मॉल कैप्स बिरला सॉफ्ट, आई थिंक ये कंपनी जिसमें अच्छी टर्न अराउंड हो रही है, तो हमारी प्रेफर्ड पिक वही है। LTI Mindtree फ्रॉम लार्ज कैप्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स फ्रॉम द मिड कैप स्पेस एंड बिरला सॉफ्ट फ्रॉम स्मॉल कैप, ये पैकिंग हो रही है। मगर अगर मैं अपूर्व आपसे एक प्रश्न पूछा, आउट ऑफ TCS एंड इन्फोसिस, अगर हमें, हालांकि आपने कहा कि जो थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस कट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अगर डिप मिलता है ड्यूरिंग दैट डिप, मतलब अगर आपको एंट्री का मौका मिले तो बेटर क्या होगा चेस करना, इन्फोसिस, TCS? मेरे ख्याल से TCS में थोड़ी अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है अगर 1 year टाइम फ्रेम से देखा जाए। अगर ग्रोथ डिफरेंशियल, मार्जिन डिफरेंशियल हम मैप करें दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल से बिटवीन द टू TCS कैन प्रोवाइड बेटर रिटर्न। पूर्व बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और कल पता चलेगा हमें इन्फोसिस TCS में कौन बेटर रहा, और परसों पता चलेगा विप्रो HCL टेक क्या रहा इनका। लेकिन डिफेंस कंपनियों की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं। सरकार घरेलू कंपनियों से खरीदारी पर काफ़ी फोकस बढ़ा रही है, कंपनियों को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आज कॉर्पोरेट स्कैन में हम बात करेंगे मसगांव डॉक के CMD संजीव सिंघल से। संजीव जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। शानदार और बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला साल आपके लिए बहुत शानदार था, 2024 क्या वैसा ही रहेगा या उससे भी शानदार होगा? गोइंग अहेड हमको लगता है कि 2024 की परफॉर्मेंस 2023 से बेटर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स बुक में इजाफा है। लगभग 6,000 करोड़ के ऑर्डर्स हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दिसंबर तक ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, और इसके आगे भी हमको उम्मीद है कि आने वाले 3 महीनों में भी कुछ ऑर्डर्स बुकिंग होगी। एक एडिशनल सबमरीन्स का एक बड़ा ऑर्डर है जो कि हम लोग बिड सबमिट कर चुके हैं, और अभी नेवी के पास में इवैल्यूएशन चल रहा है। अगर उसका ऑर्डर भी हमको 31 मार्च के पहले मिल जाता है तो ये काफ़ी बड़ा इजाफा होगा ऑर्डर बुक में। अदरवाइज भी अगर 31 मार्च तक नहीं होता है तो अर्ली नेक्स्ट ईयर में ये फाइनलाइज होना चाहिए। कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हैं जिनके लिए बातचीत चल रही है, जिसमें हमको डेनमार्क का ऑर्डर जो है इसका सेकंड रिपीट मिलने का एक्सपेक्टेड है अर्ली नेक्स्ट ईयर। सो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए हमारा परफॉर्मेंस जो है 2023-24 का परफॉर्मेंस 24-25 में उससे बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए। सिंघल साहब, गुड आफ्टरनून, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। डोमेस्टिक फ्रंट पर ही कंसिडरिंग इस साल तो एक तो वोट ऑन अकाउंट हम सुनेंगे इन 2 Feb, और उसके बाद एक पूरा बजट आएगा। डिफेंस कैपेक्स को लेकर आप क्या सुन रहे हैं? सरकार कितना और खर्च करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि इस पूरे साल और 2022 में एजेंडा साफ था, जितना प्रोक्योरमेंट भारतीय कंपनियों की तरफ से सरकार पहले करती आई है उससे एटलीस्ट 2-3 गुना वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। किस तरह का रोड मैप आप लार्जली देख रहे हैं डिफेंस, और स्पेशली आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं लार्जली नेवी के लिए या फिर कोस्ट गार्ड के लिए, उसमें स्पेंड बढ़ सकता है? देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, बजट के नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, वोट ऑन अकाउंट में भी कुछ प्रोविजन हो सकता है, पर जितना मेरा रीडिंग है उसके डिफेंस को लेकर के सरकार का काफी पुश है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर के भी। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के किसी भी तरह का कोई परेशानी या फंड्स का अभाव रहेगा।
तो जो भी फंड्स रिक्वायरमेंट हैं फोर्सेस के लिए और नेवी के लिए भी वो फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसका मुझे पूरा। ओके संजीव जी, ये लास्ट क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली कितने ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर लेंगे? मैं फिजिकल ईयर एंड की कुछ फिगर्स की एक्सपेक्टेशन आपकी जानना चाह रहा था। कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेंगे? क्लोजिंग ऑर्डर बुक की क्या पोजीशन रहेगी? और एक और चीज़ सर, आपने जो वो अपनी फॉर FY24 जो आपने रेवेन्यू गाइडेंस को थोड़ा सा तब्दील करके हायर साइड पर रखा था, आपने गाइड किया था 12 to 15% वर्सेस 10 to 12% अर्लियर। क्या 12 to 15% पे ये रेवेन्यू ग्रोथ CY24 के लिए आएगी? देखिए, कुछ चीज़ों का चैलेंजेस रहता है। सम इक्विपमेंट्स वी आर एक्सपेक्ट, हम लोगों को उम्मीद है कि मार्च तक हमको मिलने चाहिए। अगर वो मार्च के पहले हमको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं तो ये रेवेन्यू बुकिंग इसी साल में हो जाएगी, अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इतना ही थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि जो 12% के आसपास का है, 12% से 15% की तरफ बढ़ सकता है, या अगर बाई चांस वो इक्विपमेंट्स डिलीवरी में थोड़ा विलम्ब होता है तो हो सकता है ये 12% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग हमारी ऑर्डर बुक 31 मार्च में 35,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक जरूर रहनी चाहिए, जो कि फर्दर एग्जीक्यूट होगा आगे आने वाले सालों में। आपने एक तो डेनमार्क की तरफ से एक रिपीट ऑर्डर की बात की। सिंघल साहब, क्या कुछ और हमें डिटेल दे पाएंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लार्जली एक्सपोर्ट के लिए इस समय तैयार कर रहे हैं, और जिस तरह का ये पाइपलाइन एक्सपोर्ट का भी बनेगा उसके लिए कितनी कैपेसिटी मज़गांव को बढ़ानी पड़ेगी? जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, एक्सपोर्ट्स के प्लेटफॉर्म जो अभी करंट ऑर्डर्स हैं या डिस्कशन चल रहे हैं वो वॉर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स, कार्गो प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे जाते हुए हम लोग वॉर प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी टारगेट कर रहे हैं, पर वॉर प्लेटफॉर्म्स के कुछ अपने चैलेंजेस हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो दूसरी कंट्रीज से नॉर्मली वॉर प्लेटफॉर्म्स नहीं खरीदते हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स थोड़े से महंगे हो जाते हैं। पर ये भी गवर्नमेंट की निगाह में है और हम लोग भी इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तब तक उस जो एक्सपोर्ट्स का जो एरिया जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो प्राइमरीली कमर्शियल सेक्टर है और रिपेयर एंड रिफिट्स है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए, जहाँ तक कैपेसिटीज का सवाल है, कैपेसिटीज अभी हमारे पास में काफी कैपेसिटी अवेलेबल है, और आगे बढ़ते हुए अगर कुछ रिक्वायरमेंट होंगे तो हमारा जो नावा प्लॉट अवेलेबल है करीब करीब 37 एकर्स का, यहाँ से रफली 10 नॉटिकल माइल्स दूर बॉम्बे के ही दूसरे नवी मुंबई की तरफ, उसका डेवलपमेंट हमने फेज मैनर में शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे हार्ड स्टैंड्स वगैरह जहाँ पे शिप्स का कंस्ट्रक्शन हो सकता है और कुछ वर्कशॉप्स बनाने का प्रोग्राम है। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाएगा, और इन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं लगती है। ऑलराइट, सिंघल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको 2024 के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और वाइब्रेंट गुजरात की आज बहुत शानदार शुरुआत हुई। ये मतलब सबसे बड़ा समिट होता है ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड वाइड, और गांधीनगर में आज इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले समिट का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। तो आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी,
सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। और वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी कहा कि भारत 2047 तक 35 लाख करोड़ की इकोनॉमी जरूर बनेगी। साथ ही कंपनी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर निवेश का भी वादा किया। Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. चलिए इसी समिट से भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। सर, वाइब्रेंट समिट के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और आह्वान करेंगे कि आप अपने सपने बढ़ाइए, और मैं अपना रिजॉल्व आपके पीछे लगाता हूं, संकल्प लगाता हूं। सर, 5G के ऊपर भी बोला था कि 5G एक सबसे बड़ा है कि बहुत बढ़िया काम 5G का चल रहा है। जी हाँ, तो अगर प्रधानमंत्री साहब ही खुद कहते हैं कि संकल्प आप करिए और मैं अपनी पूरा जोर लगाऊंगा कि आपके सारे वो ड्रीम्स सक्सेसफुल हों और आपको एक रोड मैप दिया जाए सक्सेस स्टोरीज रचने का, तो बाकी कॉर्पोरेट इंडिया तो सामने आएगी ही। और गौतम अदानी भी दरअसल इस मंच पर शामिल थे। अगले 5 साल में उन्होंने कहा है कि गुजरात में करीब 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे वो, और निवेश में करीब 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां भी पैदा होंगी। Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. I am grateful for your support. It is my commitment that I will do my part to contribute to a Viksit Gujarat. ओके, समिट में टाटा सन्स ने भी निवेश का बड़ा वादा किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि सानंद में 20 गीगावाट लिथियम आयन प्लांट का जल्द काम शुरू करेंगे। ग्रुप का 2024 से गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का भी प्लान है। We concluded and are about to launch the building of a huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. The Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. And we are about to complete this negotiations and start in 2024. ओके, चलिए अब चंदन में जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी एक कॉल लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं आपको। मानस से आज हम लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। आई होप इस बार मैं सही पढ़ रहा हूँ, आज सुबह मैं थोड़ी गलती कर दी थी। राजेश सतपुते से एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जुड़े हमारे साथ, और गौरांग शाह देंगे मिड कैप फंडा। तो मानस, शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ, बताइए क्या ट्रेड रहेगी? देखिए, एक तेजी का ट्रेड है। मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 110 वाला कॉल ऑप्शन मदरसन का लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अगर ये 109 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 10 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो 110 वाला कॉल ऑप्शन मदरसन का लेना चाहिए।
मैं उसके प्राइस बस एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए उसका जो प्राइस है वो 3 रुपए 60 पैसे का चल रहा है, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। आई थिंक 7.5 रुपए तक के भाव आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो मदरसन का 110 का कॉल ऑप्शन लेना है। मदरसन का 110 वाला कॉल ऑप्शन बाय साइड का ट्रेड है ये। राजेश जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से कैपिटल गुड्स में मोमेंटम है उसमें से क्रॉम्पटन जो मुझे लगता है मैंने सुबह भी बात की थी इस पे, उसका एक टारगेट आ गया। आई थिंक इट इज रेडी टू हिट नेक्स्ट टारगेट। ये 324 325 ये टारगेट था पहला, 323 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है और जिस तरह से ये अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, जिस तरह से लॉन्ग एडिशन है, मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह से फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 321 का, छोटा स्टॉप लॉस रखे। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 332 इनिशियली, दैट इज व्हाट द स्विंग ट्रेड इज सजेस्टिंग। तो 332 ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। बाय करे, जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखे। ओके, क्रॉम्पटन फ्यूचर्स बाय 323.95 पे। अगला ट्रेड आएगा चंदन जी के सौजन्य से। चंदन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, देखिए मैं फोकस करूंगा IRCTC पे और यहाँ पे आप देखोगे रेलवे के सारे काउंटर, शिपिंग के सारे स्टॉक्स, होटल और आपके फ्लाइट सारे के सारे चल रहे हैं और IRCTC पे बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट है, हमारा फेवरेट काउंटर है 1000 के लिए। कब से हम यहाँ पे टारगेट सेट किए हुए हैं, स्लो एंड स्टडी चल रहा है। लग रहा है आज का ब्रेकआउट यहाँ पे नया मूव देगा। 920 के स्टॉप लॉस से 980 प्लस तक के टारगेट के लिए IRCTC खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। IRCTC लगातार स्पॉट किया गया है और शो के शुरू में भी स्पॉट किया गया और अब देखिए यहाँ पर 942 हाफ के मूव्स। गौरांग जी आपका मिड कैप फंडा पिक। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी अनुज भाई KNR कंस्ट्रक्शंस करीबन 260 के आसपास मौजूदा स्तर, लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर KNR कंस्ट्रक्शंस में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य के रूप में करीबन 330 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। ओके, तो KNR कंस्ट्रक्शन और ये भी स्टॉक इनफैक्ट खूब चला है और खूब रेकमेंड भी हुआ है। चलिए मैं आपके लिए सारे वो ट्रेड्स रैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन पहला ट्रेड आया मानस की तरफ से, मदरसन संवर्धन मदरसन 110 का कॉल 3 रुपये 60 पैसे पर सुझाया था, 4 पर आ गया है, 7.5 आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस भी 2.5 रुपये का नोट कीजिएगा। फिर आया एफएनओ सुपरस्टार क्रॉम्पटन में तेजी की पोजीशन लेकर चले 332 और फिर आगे आप स्टॉप लॉस 321 का ज़रूर लगाइएगा। IRCTC पसंद है चंदन को, 980 का टारगेट दे रहे हैं, 920 स्टॉप लॉस रहेगा। और गौरांग शाह ने कहा KNR कंस्ट्रक्शन में एक मौका तेज़ी का 330 का टारगेट रहेगा अगर आप इस ट्रेड को ले भी रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर इस समय रिकमेंडेशन आ रही हैं। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर मोमेंटम है। और आप मुझे याद है आप लोग सुबह में वोल्टास का जिक्र कर रहे थे और वोल्टास में काफ़ी तगड़ा मूव देखने को मिला। तो क्रॉम्पटन के साथ साथ ये भी दरअसल अच्छी खासी तेज़ी में और लगे हाथ एक बार हेवल्स का भी हाल देख लेते हैं। हेवल्स ठीक है, करीब 1% तक के गेंस। कंसिडरिंग क्रॉम्पटन आउट परफॉर्म कर चुका है, कितना और कैचअप अब वोल्टास और हेवल्स में बचा है? रुचित अगर उसका एक अंदाजा दे सके। चार्ट्स वाइज देखें तो वोल्टास ने भी पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी तेजी ऑलरेडी दिखाई है और क्रॉम्पटन में बहुत लंबे समय से ये कंसोलिडेशन था जिसमें 318 से 320 एक रेजिस्टेंस था जो आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक ऑल द ओवरऑल स्ट्रक्चर्स तीनों के पॉजिटिव है, बट आज जो आउट परफॉर्मेंस क्रॉम्पटन ने दिया है हमें लग रहा है कि वो आउट परफॉर्मेंस आगे वही कंटिन्यू रखेगा। सो क्रॉम्पटन में अगर वोल्टास की भी चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, बट इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस हमें लग रहा है कि क्रॉम्पटन में तेजी ज्यादा बरकरार रहेगी। सो कोई ट्रेड सेटअप लेना है तो क्रॉम्पटन में खरीदारी करनी चाहिए। 314 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे। आई थिंक शॉर्ट टर्म में इसमें 340 तक के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मूव दिया था, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ, बट स्टिल आई मीन ये क्लोज अच्छा रहेगा। डिफेंस स्पेस में, रेलवे स्पेस में, एविएशन स्पेस में मूव स्विंग्स स्क्रीन पे विजिबल हैं। और इस बीच मैं एक लेके आता हूँ। देखिए ऑल दो इस वक्त का सबसे ज़्यादा कंसिडर करने वाला स्टॉक है रिलायंस। मैं अगेन इंडेक्स में जो ये पुल बैक और इंडेक्स का डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट करने में जो काम आया स्टॉक, दैट्स रिलायंस। रिलायंस लेके आइए एक बार एट 2624। रिलायंस इस वक्त अपनी जो करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली डे हाई या फिर ऑल टाइम हाई, ट्रेजेक्ट्री का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस पर ट्रेड करते हुए। मानस सडनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, आपका व्यू? और अब हम बेहद नज़दीक हैं इसके ऑल टाइम हाई 2634, हार्डली 10 रुपये का डिफरेंस। बिल्कुल, देखिए मैंने मेरे ख्याल से पिछले 15 दिनों में कई बार रिलायंस की बात की है और
मेरा अभी भी ये मानना है कि जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 2650 2675 की रेंज में, आई थिंक रिलायंस इस बार उसको ब्रीच करेगा। शायद उसमें समय लग सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन पिछले 10 दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन आज के पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 2650 का लेवल बहुत जल्द ब्रीच होगा और कम से कम 2950 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पोजीशन ट्रेड 2 हफ्ते के लिए लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2550 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2900 2950 के आसपास के रहेंगे। ओके तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा एक बार नज़र बाजार पर, पूरे बाजार पर डाल लेते हैं, क्योंकि पूरे इंडाइसेस सारे के सारे जो हम मैप करते हैं वो सब तेज़ी में है। निफ्टी 50 तो था ही, निफ्टी बैंक अब 116 अंकों की बढ़त में ट्रेड करता हुआ, मिड कैप्स जो ऊपरी लेवल से अच्छा खासा प्रेशर दिखा रहा था वहाँ पर भी एक रिलीफ रैली आती हुई, करीब 55 अंकों का इजाफा इधर भी देखने को मिला है। तो मूव्स बहुत स्विफ्ट है और बहुत तगड़े हैं। कुछ स्टॉक्स आपको दिखा दे। एक तो वीरू ने मेंशन किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसी के योगदान से दरअसल इस समय इस तरह का मूव आया। इनफैक्ट RIL का काउंटर अब लगभग 50 रुपए ऊपर, पूरे 2% के गेन्स कंट्रीब्यूटर्स में देखिए इसका सबसे ज्यादा योगदान है और दिन भर दरअसल इसका सपोर्ट मिला है। अब ICICI बैंक, एक्सिस, HCL टेक ये दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स बनते हुए, और HDFC बैंक भी आप गौर करेंगे वहां पर अब नियरली 0.35% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। जो PSU कंपनियों में दबाव था वहां पर निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी। NTPC 2% नीचे है, लेकिन अगर चार्ट देखेंगे तो वहां पर कुछ रिकवरी आ रही है, लगभग 1% का मूव आया है। यही स्थिति ONGC और कोल इंडिया में भी देखने को मिली है, आधे से 1% का मूव निचले स्तरों पर देखने को मिल रहा है। तो ये इनफैक्ट कुछ काउंटर्स हैं जहां पर क्लियरली मोमेंटम बनता हुआ, और अब 77.2 पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सिचुएशन बेहतर होती हुई और निफ्टी बैंक की चाल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे ये हफ्ता CNBC आवाज़ के लिए एक बहुत ही स्पेशल हफ्ता है, क्योंकि हम 19 साल के होने वाले हैं। जी हाँ, 13 जनवरी को CNBC आवाज़ अपना 19वां जन्मदिन मना रहा है, और इस मौके पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अनुज के साथ फ़ोटो खिंचाने की। तो और साथ ही आप हमें बर्थडे विश भी ज़रूर करें। आपकी तो शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन इस खास दिन भी आई एम श्योर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आपका फेवरेट चैनल CNBC आवाज़ हो रहा है 19 साल का, तो आइए हिस्सा बनिए इस सेलिब्रेशन का। इंस्टाग्राम पर एक AR फिल्टर जो आपको इस रील में भी मिलेगा और CNBC आवाज़ के इंस्टाग्राम पेज पर भी मिलेगा, उसे यूज़ करिए और उसे यूज़ करके एक वर्चुअल सेल्फी क्लिक करिए मेरे साथ, और उसके बाद हमें एक बर्थडे विश भेजिए। साथ में हैशटैग जरूर लिखिएगा CNBC आवाज़ का बर्थडे बैश। हम 10 बेस्ट विशेस को चुनेंगे और उनके साथ मैं करूँगा एक जूम कॉल। तो चलिए जुड़िए CNBC आवाज़ के बर्थडे बैश के साथ। वीरू, वनडे हमारे और आपके लिए वैलिड है या नहीं, क्योंकि हम भी CNBC आवाज़ के व्यूअर्स हैं। आपके साथ तो खैर रोज ही बात होती है, खैर हर्षदा। जूम पे नहीं होती ना अनुज। हाँ, तो जूम पे तो क्योंकि मतलब वैसे तो खैर हमने ये भी सोचा था कि सीधा 10 लोगों को स्टूडियो बुला ही लेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी कि कोई अलग अलग स्टेट से होगा, 10 वो फिर सिर्फ मुंबई वालों के लिए नहीं रखना चाहते हम। इसके लिए ये जूम का प्रोविज़न रखा, क्योंकि पूरी ऑल ओवर इंडिया थोड़ा सा एक हमें पार्टिसिपेशन मिले। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऑलरेडी कई लोगों ने काफ़ी सेल्फीज़ खींच के भेज दिए हैं, तो और आप सबका प्यार ऑब्वियसली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये एक बस एक मौका है, हमारा बर्थडे आ रहा है। वैसे तो खैर रोज़ ही हम आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बर्थडे आ रहा है तो सोचा कि एक स्पेशल चीज़ क्रिएट की जाए। ये मेरे लिए भी नहीं थी एक्चुअली, जब टीम ने बताया कि ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, तो मुझे भी थोड़ा सा शुरू में अजीब लगा, लेकिन जब मैंने देखा उसको तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैंने चलिए ठीक है, तो नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है। लोग अपनी सेल्फी खींच के भेज देते हैं, लेकिन आप अगर अनुज के साथ सेल्फी खींच कर भेज दें, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें मतलब आपको बस थोड़ा सा कैमरा एंगल वगैरह का ध्यान रखना होगा ताकि एक अच्छी सेल्फी आए उसमें, और उसके बाद भेजिए आप। और ऑब्वियसली फिर हम रूबरू होंगे। और हमारा बर्थडे इस बार सैटरडे को आ रहा है, तो हम फ्राइडे को सेलिब्रेट करेंगे वैसे, तो उसके बाद खैर इस पर बातचीत होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बस इंस्टाग्राम को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेट ब्रेक कर सकते हैं उस दिन।
हाँ बिल्कुल 100%, और वो हैशटैग जरूर यूज़ करिएगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग जो है वो उसी से होगी। अनलेस आप हैशटैग यूज़ करेंगे, आप सबसे अच्छी विश भेजेंगे वो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आपने वो हैशटैग नहीं यूज़ किया तो, क्योंकि इतनी विशेष होंगी कि हम उसको हैशटैग के थ्रू से फिल्टर करेंगे, तो उस हैशटैग को आप ज़रूर यूज़ करिएगा आप। खैर बात करते करते हर्षदा मार्केट डे हाई पर आ गया, और एक स्टॉक लेकर आइए अब जरा, डेल्टा कॉर्प। और डेल्टा कॉर्प का स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर, अब ये स्टॉक आ गया है डे हाई पर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज जैसे सुबह मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, कई बार फ़ायदा हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को यूज़ करते हो। तो जैसे मैंने मुझे पता था कि ये उनका जो GST है ये क्योंकि रियम्बर्स कर रहे हैं, शायद इनके नंबर्स पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसमें अभी भी मैं कहूँगा कि एक बार फाइनल आउटकम आ जाए उसके बाद आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, इसमें मुझे सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट ने शायद वर्स्ट केस आउटकम अब इसका प्राइसिंग किया हुआ है डेल्टा कॉर्प का। इनफैक्ट इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं। गावा से पता नहीं आप हाल फिलहाल में गए या नहीं, लेकिन ट्रेड लेना है या नहीं बताइए। गावा जी आप तो म्यूट पर हैं। सॉरी मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेड ले सकते हैं। एग्रेसिव है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रिस्क ही है, और रिस्क को हम कंट्रोल करें तो ठीक है। ट्रेड करा है 153 के आसपास, स्टॉप होगा 150, सिर्फ 3 रुपए का। अब मूव मिले तो 160 भी जा सकता है डेल्टा कॉर्प। तो यस, ट्रेड लेना चाहिए, सिर्फ रिस्क ही मैनेज करना है। ओके, दैट्स ओके। ओके, बाय द वे एक बार जरा रिलायंस वापस लेकर आइए स्क्रीन पर, और निफ्टी में पूरी की पूरी जो तेज़ी झोंकी वो रिलायंस ने जोड़ी, और एकदम से देखिए क्या शानदार मूव आया 2647 पर। ध्यान रखिए इसमें अगर आप जियो को ऐड कर देंगे तो टेक्निकली रिलायंस का ऑल टाइम हाई है। अब वैसे 2856 है, लेकिन इसमें आप जियो को जोड़ दीजिए तो 2647 में अगर उसका प्राइस ऐड किया जाए, और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आते हैं, निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में आपको क्लियरली विजिबल होगा 50 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन सीधा रिलायंस की वजह से। 65 पॉइंट के मूव में 50 पॉइंट रिलायंस की वजह से आ रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट में आपको आगे क्या करना है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है जनवरी का महीना अब तक, जो कि नॉर्मली ट्रेंड भी है। अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पर? गुड आफ्टरनून अनुज, आपको सारी टीम को और एक हैप्पी बर्थडे आपको सबको विश कर देता हूँ। 19 इयर्स काफी बड़ी अचीवमेंट है, फ्रैंकली, टू कंटिन्यूअसली ब्रिंग वैल्यू टू योर ऑडियंस, इट इज अमेजिंग। आपका लास्ट 3 ईयर है, सो एंजॉय करिए उसको। और जो इंस्टाग्राम में आपने किया है, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ मेरे परिवार में तो सब ऑलरेडी मेरे ख्याल से सेल्फी खिंचा के अपलोड भी कर चुके होंगे। सो माय बेस्ट विशेस टू द होल टीम। अनुज, मार्केट का जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल ट्रेंड काफी इन्वेस्टर्स देखते हैं कि जनवरी में एक करेक्शन आता है, तो अभी भी मैं कहूँगा एक कॉशियस मूड है कि अच्छा रिटर्न्स बने पिछले कैलेंडर ईयर में, तो हो सकता है जनवरी में मार्केट एक वापस री एंट्री का मौका दे। तो अभी भी इन्वेस्टर्स का मूड बहुत ज्यादा एलोकेट करने का नहीं है, अभी भी लोग कैश पोजीशंस में हैं। पर मुझे लगता है जैसे जैसे मार्केट्स अप करेंगे, ट्रेंड करेंगे, तो लोग भूल जाएंगे जनवरी के फिनोमेना को और वापस एलोकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। गुड न्यूज अनुज ये है कि अभी भी फेयर बिट ऑफ कैश है जो साइडलाइन पे बैठा है, जो अभी भी नहीं आया है, और अब वो धीरे धीरे ड्रिप हो रहा है। जैसे आप बता रहे थे रिलायंस का, रिलायंस मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू बाय है। और मेरे कोई भी स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब एक मार्केट में जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उनका मूड जा रहा है उन स्टॉक्स की तरफ जहां पे उनको वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि जनवरी का जो भी हिस्टोरिकल फिनोमिना हो, जिस तरह के मार्केट सिचुएशन में हैं हम, मार्केट्स मुझे लगता है पॉजिटिव ही रहेंगे और इन्वेस्टर्स को अगेन लॉन्ग टर्म बेट्स अपनी कट नहीं करनी चाहिए इस समय। टर्म बेट्स रिलायंस जैसे ट्रेड्स में कट ना करें। स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम और 2.5% के गेन्स देखने को मिले हैं। अब हम ऑफ कोर्स अब है वो रिजल्ट सीजन में उतर रहे हैं और आईटी कंपनियों पर आपसे खूब बातचीत हुई है। हम कुछ ही देर पहले दरअसल एक आईटी एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इस बार ही डर है कि कुछ कंपनियां अपना गाइडेंस फर्दर रिड्यूस करेंगी। इन्फी का गाइडेंस क्या था कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 1 to 2.5%। अगर ये और कम करते हैं तो या तो एक कहेंगे या फिर नेगेटिव गाइडेंस की बात करेंगे। कैसे पोजीशन करें निवेशक, या फिर आप लोग कैसे उतर रहे हैं इस रिजल्ट सीजन में इन स्टॉक्स में?
जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। इसमें आईटी में हमारा व्यू कॉन्स्टेंटली कॉशियस है। इस समय हमारे पोर्टफोलियो में कोई एलोकेशन नहीं है मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स का, बारिंग एक स्मॉल कैप स्टॉक जो आईटी में, पर लार्ज कैप्स में कुछ नहीं है। हर्षदा, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये यूएस डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि आईटी कंपनीज इनोवेट नहीं कर पा रही हैं, और जो बड़ी आईटी कंपनीज है अभी भी सर्विसेज मॉडल में है, टाइम एंड मटेरियल, तो उसका जो प्रेशर है। और जो आपने डर की बात कही कि गाइडेंस काटेंगी, मेरा फेयर बिट ऑफ कन्विक्शन है कि गाइडेंस वो काटेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। वो compete नहीं कर पा रही है हमारी अनफॉर्चुनेटली लार्ज कैप कंपनीज, तो उनको एक वापस रीओरिएंट करना पड़ेगा अपना बिजनेस। मैं ये देखूंगा इस रिजल्ट सीजन में कि ये कंपनीज क्या गाइड कर रही हैं अपने बिजनेस रीओरिएंटेशन के बारे में, क्या मैसेजिंग है प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स, एआई, एमएल, इन सारी का यूसेज बढ़ा के मार्जिन इंप्रूव करने का। अगर गाइडेंस काटेंगे और मार्जिन्स भी ड्रॉप होंगे तो मुझे लगता है हर्षदा ये एक बड़ा नेगेटिव होगा इन स्टॉक्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आईटी में ज्यादा बुलिश होने की बजाय रिजल्ट्स के पहले इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस स्टैंड रखना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड आईटी में रिजल्ट से पहले। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। सर, बैंक्स में कुछ लार्ज प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सप्लाई आ रही है, फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक। आप लोग सर इस प्राइस को कैसे कंसिडर कर रहे हैं? ये एक अच्छा री एंट्री पॉइंट है, ये इन स्टॉक्स में अच्छा पिक पॉइंट है आपके अनुसार? और इन कंपैरिजन विद पीएसयू बैंक्स आपके प्रिफर्ड क्या रहेंगे इस डिप में बाय करने के लिए? वीरेंद्र, जो हमने स्ट्रैटेजी अपनी बना के चले हैं पिछले साल 1.5 साल से, वो था फोकस ज्यादा छोटे बैंक्स और छोटी एनबीएफसीज पे और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन उनके काफी कम थे बनिस्बत बाकी बैंक्स के, और ग्रोथ भी ज्यादा थी। तो वो स्ट्रैटेजी अच्छा प्ले आउट करी है, मतलब काफी सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं अपने साल भर के पहले के प्राइसेस से। अब मुझे लगता है कि हमें जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं उन्हें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत 3 साल का प्राइस करेक्शन देख लिया इन्होंने, जबकि अर्निंग्स डबल हो गई हैं ऑलमोस्ट, प्राइस और मार्केट कैप वहीं का वहीं है। तो एक अच्छा वैल्यूएशन करेक्शन है लार्ज कैप स्टॉक्स में, बैंक स्टॉक्स में। तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करूंगा उन्हें ऐड। हमने ऐड भी किया है पोर्टफोलियो में कोटक और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा समय पहले, और मुझे लगता है वहाँ पे अभी भी काफी वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू बायर है उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है लार्ज कैप बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे लगता है काफी रैली प्ले आउट हो गई है। तो अब जो लास्ट लेग ऑफ रैली में कोई इन्वेस्टर आएगा उसके लिए कितना रिटर्न बचेगा वो मेरे लिए कहना मुश्किल है। कोई स्पेसिफिक थीम्स जो आपको अच्छी लग रही हो मिड कैप्स में, केमिकल्स, मीडिया या कोई और, सीमेंट, कोई स्पेसिफिक थीम जिसको बैक किया जाए इस साल? जी अनुज, मेरा एक बहुत ही जैसे जैसे मैं ज्यादा देख रहा हूँ मेरा कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है, वो है एक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और इसमें 2 स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में हैं। डिक्सन तो जब से उसका आईपीओ हुआ था तब से, और एम्बर एंटरप्राइजेस भी हमने रिसेंटली ऐड किया। तो इसमें मुझे लगता है कि जो आईटी सर्विसेज ने प्ले किया, इन्फोसिस, टीसीएस, पिछले 20 साल में, 25 साल में जो ग्रोथ मार्केट कैप की उन्होंने दिखाई, वो मुझे लगता है हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन पीरियड है। अब कितना वो फायदा उठाएं वो उनके कैपेबिलिटी पे है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, विजन पे है। तो मुझे लगता है एक जैसे जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो एक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। और जिस तरह आईटी सर्विसेज स्टोरी प्ले आउट हुई इंडिया की अगले 5-8 साल में, इंडिया मुझे लगता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाएगा, जो इस समय लोगों के लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। और एक उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, और उसके साथ ऑब्वियसली हम जो केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजाइंड प्रोडक्ट्स हैं रादर देन जस्ट कमोडिटीज। मुझे लगता है कि बड़ा प्ले है। तो इन्वेस्टर्स को और हम तो पूरा अपना ध्यान रख रहे हैं कि इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी भी फेयरली प्राइस्ड हैं, जिनको हम 5 से 8 साल के व्यू से बैक कर सके। अनुज, अपॉर्चुनिटी जिसने अच्छे खासा रिटर्न बनाया अभय जी, और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो है रियल्टी कंपनियां।
परसों ही हम डीएलएफ के मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो आर्बोर के बाद जो इनकी जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी है वो भी मिनटों में बिक गई और ये सारी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बिक रही हैं अक्रॉस। अगर आप ब्रिगेड की भी बात करें, वो लग्जरी सेगमेंट में अपना ऑफ कोर्स अब पकड़ और मजबूत बनाना चाहेंगे। ये जो अच्छे खासे भाग चुके हैं काउंटर्स, अब यहाँ से आगे कितनी वैल्यू ढूंढे और कितना ये लग्जरी प्ले पर आप तेजी करेंगे? हर्षदा, आप देखिए हिस्टोरिकली तो जो रियल्टी सेक्टर है वो बहुत ही साइक्लिकल है, बहुत लंबी साइकिल्स होती हैं। 8 साल की साइकिल्स होती थी, जहां 8 साल तक अप साइकिल थी और 8 साल तक डाउन साइकिल थी। और अब की बार तो एक्सटेंड हो गई डाउन साइकिल काफी बिकॉज ऑफ कोविड। फिर उसके जब कोविड के पहले इनफैक्ट साइकिल अप डाउन हो रही थी, फिर कोविड हो गया तो वापस 2 साल के लिए डाउन साइकिल एक्सटेंड हो गई। उसके पहले डिमोनेटाइजेशन आ गया था, फिर जीएसटी आ गया, फिर उसके बाद रेरा आ गया। तो ये जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल में काफी तकलीफों से गुजरा है। और अब फाइनली एक जो एक्चुअल यूजर डिमांड थी जो काफी डिप्रेस थी, वो आ रही है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अभी भी बायर्स है, जैसे आपने बात करी जो मिनटों में प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं, वो एक्चुअल यूजर्स उसमें 80 to 90% बायर एक्चुअल यूजर्स हैं। तो अभी भी कोई इन्वेस्टर या स्पेकुलेटिव एक्सेस अभी भी रियल एस्टेट में नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने तक भी आएगी। जब तक लोग रियल एस्टेट को एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखना ना शुरू कर दें, वो भी समय आएगा, इस साल आएगा मुझे लगता है, जब प्राइसेस स्पाइक होंगी और इन्वेस्टर्स भी रियल एस्टेट में घुसेंगे। तो मुझे लगता है अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल अच्छा रिटर्न बनेगा, क्योंकि ये अभी भी कंपनीज उस प्राइसेस पे ट्रेड कर रही हैं जो प्रोबेबली 10 से 15 साल पहले के मार्केट कैप्स थे। तो इसमें काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, सोबा है, ब्रिगेड है, डीएलएफ है, गोदरेज है, ओबरॉय है। पिछले 10 साल में जो इन्होंने मेहनत करी और जो तकलीफें झेली, अब मुझे लगता है इनको रिटर्न मिलेगा उसका मार्केट से। जैम, और आप लोगों ने ये बातचीत करी रियल स्टेट पे डीएलएफ एट 797। अभी जब हर्षदा ये प्रश्न दाग रही थी आपकी तरफ अभय जी, 800 का हाई लगाया इसने और ये प्राइस लगा है, आप समझ लीजिएगा कि लगभग जून 2008 के बाद। गजब का मूव यहाँ पर। अच्छा अभय जी, आपसे बात करते करते पूरा रेलवे, पूरा एविएशन, होटल्स और साथ ही साथ एविएशन, डे हाइपर, इनफैक्ट एयरपोर्ट कंपनियां, जेएमआर, आप लोग इसमें से कोई पर्टिकुलर थीम जिस पर अभी भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं और सबसे प्रेफर्ड स्टॉक आपके इस वक्त इस बास्केट में क्या है अभय जी? इसमें ट्रैवल और रिटेल में मैं अभी भी कहूंगा कि लेमन ट्री है हमारा एक पुराना होल्डिंग, जिसमें काफी वाइड प्रेजेंस है, कंट्री वाइड प्रेजेंस है। तो उनके पास एक ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ज्यादा है कि थोड़ा भी ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ते हैं, थोड़ा भी रेट बढ़ता है तो उसका उनको पूरा फायदा मिलता है। ओरिका उन्होंने जो मुंबई में लॉन्च किया है ऑलरेडी, उसका भी उनको अब 800 बेड का होटल है, लग्जरी होटल, जो उनको पूरा फायदा मिलेगा। मुंबई में इस समय 5 स्टार होटल्स के रेट्स एब्सोल्युटली मतलब अनइमेजिनेबल लेवल्स पे हैं। वीरेंद्र जी आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है रेट्स के हिसाब से। मुझे लगता है इस क्वार्टर में आप जो भी होटल कंपनीज हैं, जो करंट क्वार्टर है और पिछला क्वार्टर भी गया, बहुत अच्छे नंबर्स दिखाएंगे और हम इसको प्ले कर रहे हैं थ्रू हॉस्पिटैलिटी, होटल्स रादर देन एयरपोर्ट्स राइट नाउ। ऑलराइट अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे, तो पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले वेदांता, और आखिर के आधे घंटे में यहाँ शानदार आपको एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है, फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में ही। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 268 से लेकर 270 के टारगेट्स वो रख रहे हैं। इनको लगता है कि काउंटर में यहाँ से भी 2 से 3% की तेज़ी बन सकती है। काफ़ी सारे HNIs भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं जैन फ्यूचर्स में, और अच्छी वॉल्यूम पे आपको इस काउंटर में आखिर के आधे घंटे में मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा रेलवेज में IRCTC और इरकॉन, ये दोनों स्टॉक्स पे फोकस है। ऑब्वियसली IRCTC के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ FNO में भी काफ़ी सारे FIIs जो है खरीदारी कर रहे हैं, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ से भी 20 से 30 रुपये की अपसाइड मिल सकती है। तो यहाँ भी डीलर्स BTST की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। CTC आज बड़े मूव के बाद भी BTST की कॉल। चलिए, इनफैक्ट BTST की बात हुई है तो BTST कॉल्स ले लेते हैं, फिर स्ट्रैटेजी पर आएंगे। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? वो स्टॉक वही है जो मैंने कल 2 बजे दिया था, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज।
ट्रेड कर रहा है 2648 पर। कल प्रीएम्प्टिव स्टॉक था, लेकिन आज एक कंफर्म कॉल है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 2700 के, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2620 बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय। ओके, बीकेटी यानी कि तेजी वाला ट्रेड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मानस, आपका ट्रेड? देखिए बीटीएसटी कॉल में वही स्टॉक लेके जाएंगे जिसकी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट क्लियरली देखने को मिल रहा है। 2650 का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रिलायंस ने ब्रीच किया है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो रिलायंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 2624 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2720 के टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में सेट करने हैं। ओके, रिलायंस 2647 पे ये ट्रेड आप कैरी करेंगे। याद रखिएगा रिलायंस ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ, और मैं इसकी सारी स्ट्राइक्स के जरा ओआई बिल्डअप देख रहा था, गजब। खैर, मैं सिर्फ डेटा बात करता हूँ, सिर्फ ये चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये सिर्फ अगर आप देखें आंकड़ों के आधार पर कॉल दी गई है। रुचित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी, एक और स्पेस है जहाँ पे हमने काफी अच्छा मूव देखा है, वो है निफ्टी मीडिया इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो काफी सारे जो मीडिया स्टॉक्स है उनमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, तो निफ्टी मीडिया इंडेक्स भी अच्छा चला है। तो ये पूरे बास्केट में से अगर मैं देख रहा हूँ तो पीवीआर आइनॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्शन स्टॉक में आ गया है और अच्छे रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मैं पीवीआर आइनॉक्स में खरीदारी की सलाह दूंगा। 1520 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे तो 1600 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चंदन के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी कॉल। बीटीएसटी एसटीबीटी, चंदन क्या पिक करेंगे? बिल्कुल अनुज जी, मेरा पूरा फोकस कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स पे है, स्पेशली आप ईवी की बात करें या फिर आप शिपिंग की बात करें या फिर रेलवे स्टॉक्स की बात करें, तो मैं इलेक्ट्रा पे खरीदारी की सलाह दूंगा। स्टॉक भले ही 9% चला है, बट अभी भी 10% की गुंजाइश यहाँ पे है। मौजूदा लेवल पे ले 1655 का सपोर्ट है, 1780 तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। राजेश जी, आपका पिक क्या रहेगा इस समय? राजेश जी, आपका बीटीएसटी? हाँ हर्षिता, सॉरी मैंने नाम नहीं सुना मेरा। हर्षिता जी देखिए, मैं सेल साइड के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेल जो बना है वो सुबह से अभी भी इंटैक्ट है, तो उसी पे थोड़ा फोकस करेंगे। और वो है कोलगेट। इसका स्ट्रक्चर वीक है मेरे हिसाब से। जो टारगेट हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो है 2310 का। तो कोलगेट का सेल कॉल अभी भी एक्टिव रहेगा। इनफैक्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा फ्रेश देंगे। 2440 ये स्टॉप लॉस होगा कोलगेट का, और सेल करे कोलगेट में एक सेल कॉल आ रहा है और पीवीआर आइनॉक्स पर तो था ही। ये देखिए, ये सारे ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दे दिए हैं। अच्छा, मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर ताज़ा रख देते हैं। निफ्टी बैंक में जो रिकवरी आई थी वो अभी भी है, लेकिन अब 90 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी खुद 65 पॉइंट ऊपर, मिड कैप्स अब आउट परफॉर्म करते हुए। अनुज, इस क्लोजिंग को कैसे पढ़े और आखिर में जाते जाते क्या करना चाहिए? 21,600 पर निफ्टी। बिल्कुल, देखिए ये आज की क्लोज ना मुझे वो याद दिलाती है जब टीम के 200 रन बनते थे, उसमें सचिन 110 रन बना देते थे और बाकी टीम कुछ नहीं कर पाती थी। आज वही हाल है। आज रिलायंस ने पूरा मामला संभाला है। हाँ, वरना मतलब ये 67 पॉइंट की रैली में 50-55 पॉइंट तो रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी भी न्यूट्रल रहे मार्केट में, और कोई ये पोजिशनल ट्रेडर्स की मार्केट नहीं है। देखिए फिर से कह रहा हूँ, दोनों साइड की ट्रेड्स अगर आप ले सकते हैं तभी आप पैसा बनाएंगे। आज भी दोनों साइड की ट्रेड्स मार्केट ने दी हैं आपको। फर्स्ट हाफ में डाउन साइड की ट्रेड, सेकंड हाफ में अप साइड की ट्रेड। तो इस समय उसी चीज़ पर फोकस करें। और एक चीज़ और मैं कहूँगा मैं कि बैंक निफ्टी अभी भी जैसे कहते हैं कि इट्स नॉट आउट ऑफ द वुड्स, उसको बाहर खतरे से बाहर आने के लिए 47,500 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी की क्लोज अच्छी है, लेकिन भले ही रिलायंस की वजह से आई, लेकिन क्लोज अच्छी है, क्योंकि 21,600 के ऊपर हम बंद हो गए, तो वो थोड़ा सा कुशन क्रिएट किया हमने 21,500 के ऊपर वाला। और एक चीज़, निफ्टी ने 21,500 अब तक ब्रेक नहीं किया। इंट्राडे में जरूर ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर नहीं ब्रेक किया। तो अब मंदी पोजिशनली तभी करेंगे जब उसके नीचे बंद हो, वरना मेरे ख्याल से लेकिन तेज़ी भी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और गैप अप गैप डाउन सब होते रहेंगे कुछ टाइम तक। इंट्राडे ट्रेड्स लें और न्यूट्रल होकर जाएं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ज़रा स्टैट्स को देखते हैं। आपने इंडिसेस पर अप्रोच क्या रहे, क्या रखें, समझा अभी। ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के। दैट्स 75 लॉन्ग अच्छा और 75 शॉर्ट। इसे कहते हैं इवनली पॉइस्ड। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा संतुलित हो नहीं सकते ये लाल हरे आंकड़ों के बीच में। मॉर्निंग डिप, क्लोजिंग पुल बैक। सिप्ला लॉन्ग 2.76, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस एट ऑल टाइम हाई। IRCTC इस
दौर के, मेरे ख्याल से 2015 के नहीं मतलब अपने करियर के सेकंड फेज के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। डेल्टा कॉप, बिरला सॉफ्ट, टाटा पावर, इनाल्को, जीएनएफसी, इनका सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। ये बिरला सॉफ्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था आज। बाकी शॉर्ट बिल्डअप मनरापुरम फाइनेंस में, मेट्रोपोलिस में 3.25% का नुकसान था। एनएमडीसी 3% नीचे, आईजीएल, सिटी यूनियन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज गिरावट थी, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग ओएनजीसी में बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, ग्रेनुअल्स और चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे आज थोड़ा सा पेन रहा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। कुछ काउंटर्स जो कि आज अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में खड़े हुए हैं, एक लेके आइए 3091 पे उड्डयन क्षेत्र, एविएशन, इंडिगो एट ऑल टाइम हाई। हालांकि मूव आज स्पाइस जेट में भी था, लेकिन क्योंकि हम डेरिवेटिव स्टॉक्स की ज़्यादा की चर्चा करते हैं, ऑल टाइम हाई पे इंटरग्रुप एविएशन बंद हुआ। आज सुबह बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉल थी वेदांता, मेरे ख्याल से ये सचिन जी की कॉल थी और अच्छा करके गई है। डे हाई के आसपास ये काउंटर क्लोज होता हुआ। आज मैकडॉनल्ड्स सुबह से अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुआ था और मेरे ख्याल से ये भी आज अपने करियर के सेकंड बेस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होगा। उसके बाद जरा एक बार आप लेके आइए, मेरे ख्याल से परसिस्टेंट सिस्टम में आज यहाँ पे सुबह अनुज ने इसको लेकर टिप्पणी की भी थी। 7342 पे ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, स्पेशली क्लोजिंग के वक्त जो ये स्विंग आया बहुत स्ट्रॉन्ग था। और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वाइट गुड सेगमेंट में एक वोल्टास को देखिएगा 1015 पे, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेकर आज क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और एक स्टॉक और आई थिंक दैट्स डीएलएफ लेके आइए स्क्रीन पे 796 और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। अनुज बिल्कुल, खैर डीएलएफ में एक अच्छा मूव आ रहा है और रहा भी है खैर मोमेंटम काफ़ी टाइम से डीएलएफ में। लेकिन एक और स्टॉक जो मोमेंटम में है इस समय वो है आपका हिंदुस्तान कॉपर, मतलब टुवर्ड्स द एंड एक अच्छा मूव आया। आरबीएल बैंक लेकर आइए एक बार जरा, आरबीएल बैंक में अच्छी रिकवरी आई टुवर्ड्स द एंड और अच्छा मोमेंटम आरबीएल बैंक में, इनफैक्ट डे हाई पर बंद हो रहा है ये स्टॉक। गाबा सर, आरबीएल बैंक ले जाए क्या इसको? लेना चाहिए, अब भी 11 मिनट बाकी है, ट्रेड करा है 284, स्टॉप लगाइए 280 का, 290 खीसे में, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके बाद 295 भी पॉसिबल है, लेकिन आरबीएल बैंक बीटीएसटी के तौर पर भी चलेगा। ओके, आरबीएल बैंक बीटीएसटी के तौर पर भी काम करेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें जाते जाते साफ बना है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स हैं जहां पर इस तरह का मोमेंटम जाते जाते बना है। जोमेटो में शामिल है, करीब आधे % से ज़्यादा के गेंस। लेकिन ये जो आईआरसीटीसी की तेज़ी थी और उसके बाद इरकॉन, आरवीएनएल जैसे ट्रेड्स भागे हैं, इनमें से कोई ट्रेड जो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है कल के लिए भी? मानस, नॉट आईआरसीटीसी, उस पर खूब चर्चा हुई, इरकॉन, आरवीएनएल में से कुछ? तो देखिए, इरकॉन में खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ट्रेंड पहले से ही बुलिश था, हायर टॉप हायर बटन का ट्रेंड था, तो अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना हो तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 186 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 202-205 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। फिलहाल एक मौका आपके लिए इरकॉन का साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ और अपडेट आ चुका है हमारे प्रोड्यूसर साहब से कि कौन कौन से स्टॉक्स में मार्केट वाइड पोजीशन 100% के करीब या फिर 100% के ऊपर जा रही है और वो शायद अब बैन की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। उसमें जी एंटरटेनमेंट है, पीवीआर है और ऑफ कोर्स इंडस टावर है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो शायद बैन का हिस्सा बनेंगे और कल अगर ये जुड़ जाते हैं फिर वो बैन की लिस्ट अच्छी खासी लंबी रहेगी। कुछ एक स्टॉक्स जहां पर अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी है, स्पेशली हैवी वेट्स में। सिप्ला की हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन सिप्ला के साथ साथ चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो, क्या यहाँ पर भी, या फिर मिड कैप में मैं माइंडकाइंड फार्मा देख रही थी राजेश जी, बड़े मूव्स देखने को मिले हैं आज जाते जाते। कुछ ट्रेड जो कैरी करने लायक दिख रहा हो? तो जी मुझे लगता है सिप्ला का एक तो ट्रेड कैरी करना चाहिए क्योंकि ये क्लियर ब्रेकआउट है 1100 के ऊपर और इसका जो टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट मुझे लगता है 1380 से लेकर 1400 होगा। सिप्ला के साथ और एक काउंटर है जहां जो मेरे रडार पे है फार्मा सेक्टर से, और वो है औरोबिंदो फार्मा। मेरे हिसाब से औरों का स्ट्रक्चर बेहतरीन है 1100 के ऊपर, हालांकि थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन सिप्ला में मुंह पहला मिल गया तो औरोबिंदो पे थोड़ा सा फोकस रखे, 1100 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 1200 का है, तो यहाँ पे देखना है औरों का मुंह कब शुरू होता है। सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना, 1140 जैसे ही सरपास कर गया 1140 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग तेज हो गया औरोबिंदो फार्मा में, तो औरोबिंदो एंड सिप्ला बोथ आर एक्सट्रीमली गुड ऑन द चार्ट। ओके, चलिए अब एक तो चीज़ और डिस्कस करते हैं। एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए वापस निफ्टी का, और डे हाई पर हम बंद हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 80 में से करीब 60 पॉइंट, मतलब 75% कंट्रीब्यूशन
रिलायंस का है और बाकी 25% कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का है। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छे मूव्स हैं। इनफैक्ट एक बार आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकल चार्ट अगर देख सकें, एक तो आज का मूव लेकर आते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, और एक इसका अगर टेक्निकल पिक्चर प्रेजेंट कर सके, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो लगातार अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है और एक डिसाइसिव मूव इसने दिया नहीं कभी भी पिछले एक साल से। इनफैक्ट एक साल से ये स्टॉक करीब इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, ये इसका चार्ट स्क्रीन पर। मानस, क्या करें, काफ़ी दिनों से 20 डे मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 5 दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहां पर सपोर्ट ले रहा है। आज 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गया है, लेकिन एक प्राइस रेजिस्टेंस है, आई थिंक वो 1000 रुपए का रेजिस्टेंस है। अगर 1000 के ऊपर रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे, लेकिन क्योंकि स्टॉक लगातार लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 974 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 992 पर। अच्छा, एक स्टॉक और रखिएगा आपकी स्क्रीन पे जो कि आज अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था, दैट्स टाटा पावर, और 348.20 पे मेरे इनफैक्ट मेरे सिस्टम ने अभी अलर्ट किया, ये इसकी 3840 जो 348.30 है, ये ऑल टाइम हाई क्लोज ट्रेजेक्ट्री है। इससे पहले ये इस ट्रेजेक्ट्री में कभी क्लोज नहीं हुआ। एक इंटरडे स्विंग लगा था 5 जनवरी को, वो था करीब 350 रुपये 80 पैसे का, बट क्लोज नहीं हुआ था उस दिन, सिंक हो गया था स्टॉक का। और यकीन मानिए 6 दिसंबर से, मतलब लगभग 1 महीने से जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो बीते लगभग 1.5 साल के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं उनके ट्वाइस रहे हैं एवरेज इस ड्यूरेशन में जो वॉल्यूम्स हैं। ऑल टाइम हाई क्लोज। चंदन, आपका टेक टाटा पावर पे? बिल्कुल, काफी अच्छा मोमेंटम वीरू देखने को मिल रहा है मार्केट में, और टाटा पावर्स की हम बात करें तो पॉजिटिव सेटअप है और सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। काफी दिनों के बाद में अब 340-42 के ऊपर डिसासिवली होल्ड कर रहा है, और आई थिंक ये लगभग 18-22 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो जाएगा। सो 341 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह है, 355 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। और मैं एक इंटरेस्टिंग मूव, इनफैक्ट एक दो स्टॉक्स पर मेरी नज़र गई थी पहले, पर मुझे लगा वीरू मेंशन करेंगे उन्हें। भेल देखिए 2.25% ऊपर, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मूव देखने को मिला है। गाबा जी, यूएसएल में क्या 1124 वाला ये ट्रेड कल के लिए कैरी किया जाए फ्यूचर्स में? एक्चुअली करना चाहिए, बिल्कुल। मेरे तो पोर्टफोलियो में है 1190 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 1100 का, मेरे ख्याल से 1150 वहां तक जाना चाहिए। और ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है रिलायंस यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो इसमें तो तेजी हमेशा रहेगी। जो एक्चुअली जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है बिटवीन 1000 एंड 1100 का, ये बहुत बढ़िया है। इससे लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए इसमें, और थोड़ा लंबा मिलना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। जैम, बेहतरीन मतलब पोर्टफोलियो में ये प्रकाश सर के है, जहन में आया हर्षता के, और पर्चा फटा मेरे नाम। वीरू, आपके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है स्टॉक को स्पॉट करने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसी आपके सबके पास है हर्षता, कोई भी मार्क कर सकता है। खैर, एक डिसेंट क्लोज की तरफ बढ़ते हुए हम, बट याद रखिएगा आखिरी का ये 1 घंटा बिलोंग करता है एंटायरली रिलायंस को। हाँ, 1-2 स्टॉक फ्यूचर्स और जिसमें शायद रेलवे शामिल थे, एविएशन शामिल था, कुछ फार्मा स्टॉक शामिल थे, और साथ ही साथ इंडिगो आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हूँ। लेकिन चलते इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं हर्षता के पास। हर्षता, ओवर टू यू। वीरू, दिग्गजों ने ही दरअसल समा बांधा है, और उसमें रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भूमिका रही है आज इस पूरे मोमेंटम में। अच्छा, जाते जाते कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपनी थोड़ी सी चाल मजबूत की, और मजबूत की राधा। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, जाते जाते 1% का मूव आ गया। कोल इंडिया नेगेटिव साइड पर था, आधे से 1% की गिरावट देखने को मिली थी। आपको याद होगा टॉप लूजर्स में हमने इसकी गिनती की थी, वो स्टॉक अब सिर्फ 0.39% नीचे है। वहां पर क्या शार्प मूव आया है। ओएनजीसी देखिएगा और एनटीपीसी देखिएगा, वहां पर भी जैसे हम कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे, नीचे से अच्छा खासा मोमेंटम इन स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई दिया। तो डे लो से काफी कूल ऑफ, काफी रिकवर होके दरअसल ये काउंटर्स आज क्लोज दिखाने में कामयाब है। चलिए वॉल पर चलेंगे। एक बढ़िया दिन, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला दिन, और जहां पर लगा था तो आज गाड़ी फिर से थोड़ी सी फिसल जाएगी, मंदी में भागी है और अच्छी खासी भागी है। रफ्तार पकड़ी है निफ्टी बैंक ने, करीब 150 पॉइंट का इजाफा। निफ्टी खुद आप देखिएगा 84 अंकों की गेंस पर जाकर टिक रहा है, और आज के दिन मिड कैप्स ने भाग लिया, वहां निफ्टी आईटी
ने भाग लिया है। करीब आधे % तक की गेंस उधर भी बनते हुए दिखाई दी है। स्मॉल कैप्स में निचले लेवल से रिकवरी जरूर आई है। सेक्टोरली एक चीज आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी काउंटर्स फोरफ्रंट पर थे। एनबीएफसी कंपनियों में कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी। बैंक्स का साथ आया है आज के दिन, और साथ ही साथ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में फैग एंड ऑफ द डे में कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही थी, तो वो इंडेक्स भी करीब 36.2 पर। कुछ स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए। एक तो डेल्टा कॉप के नंबर्स ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो खराब है, लेकिन डे लो से आप गौर करेंगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी, लगभग 3% ऊपर वो काउंटर जाकर टिकने में कामयाब। इंटरग्लोब एविएशन की हम बात कर रहे थे, बहुत तगड़ा मोमेंटम, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वो काउंटर 2.25% ऊपर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, वो भी एक आउट परफॉर्मिंग ट्रेड आज उभर कर आया है, 2.25% के गेंस। और साथ ही साथ आप IRCTC की चाल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चर्चित काउंटर रहा है और वायदे बाजार के टॉप ट्रेड्स में इसने भी अपना नाम कमाया। करीब 2.5% तक का इजाफा इस काउंटर में देखने को मिला। तो ये वायदे बाजार के कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। इनफैक्ट आप गौर करिएगा, मिड कैप IT पे भी बिरला सॉफ्ट जैसे ट्रेड्स, और मेरे ख्याल में इस पर हम चर्चा कर भी रहे थे, अपूर्व प्रसाद कह रहे थे बिरला सॉफ्ट परसिस्टेंट मिड कैप IT में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लगभग 3% ऊपर ये काउंटर आज क्लोज दिखाने में कामयाब है। टेक्नोलॉजी में HCL टेक चला है, और जब हम बात करते हैं कि इस क्वार्टर में एक साइड कुछ कंपनियां अपनी गाइडेंस को घटा सकती है, दूसरी तरफ जो पॉजिटिव कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, और लगभग 3.5 से 4% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की उम्मीद HCL टेक से है इस बारी, जो वेरिजॉन का डील का फायदा इनके हाथ लग सकता है। तो 2% ऊपर एंटिसिपेशन में इस स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन आज के इस मूव का सिर्फ एक ही हीरो है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तगड़ा मूव देखने को मिला, देखते ही देखते स्टॉक में लगभग 3% का इंट्राडे मूव आया, 2650 के ऊपर ये काउंटर जाकर अपनी चाल खेलता हुआ दिखाई दिया है। तगड़ा एक्शन यहाँ पर बना है। साथ ही साथ सिप्ला भी एक स्टॉक था जहाँ पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी मूव तेजी की बनती हुई दिखाई दी है, वो भी तेजी की तरफ बैठता हुआ। हीट मैप पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें साफ दिखेगा कितनी तेजी कितनी मंदी में हम दरअसल आज जाकर क्लोज दिखा रहे हैं। तेजी वाले स्टॉक्स कहीं ज्यादा है मंदी के मुकाबले। अदानी ग्रुप कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है। सिप्ला रिलायंस का हमने बात की। हीरो मोटोकॉर्प जाते जाते तेजी में आया। बैंकों में ICICI बैंक सबसे पहले रिकवरी दिखाने में कामयाब, फिर इंडसइंड बैंक ने फॉलो किया। HDFC बैंक भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर जाकर टिक रहा है। ये वो स्टॉक्स है जहां पर अच्छे खासे गेंस बनते दिखाई दिए हैं। PSU कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली के अंश जरूर थे। तो 21,623 के आसपास या फिर 624 के आसपास ये क्लोज करीब 80 अंकों का आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं सीधा सौदा में यतिन और आशीष के बीच का आज का मुकाबला किस तरह के रिटर्न्स दिखा रहा है। मैनकाइंड 4.5% ऊपर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 3% ऊपर, वेल्सपन कॉर्प और इंडस टावर ये वो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं यतिन की टीम में। आशीष ने एक मंदी वाला ट्रेड पकड़ा था KIOCL, लेकिन आप देखिए कोची शिपयार्ड, आप देखिए पॉन्डी ऑक्साइड और आप देखिए USL, सब में गेंस, और कोची और पॉन्डी में तो इनफैक्ट अपर सर्किट पर कारोबार बनता दिखाई दिया। ओके, बिल्कुल। खैर आज का क्लोज बहुत अच्छा, मार्केट को ज़रूरत थी मार्केट को इस क्लोज की, स्पेशली लास्ट 3-4 दिन में जिस तरीके से मार्केट डे लो पर बंद हो रहा था, उसके बाद डे हाई पर बंद होना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कल देखते हैं अगर फॉलो थ्रू मिलता है। नहीं, कल निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है तो उस पर भी बातचीत होगी। और बीरू कल जुड़ेंगे फिर। बिल्कुल अनुज, एक एक्सपायरी अच्छी रही, देखते हैं दूसरी एक्सपायरी कल क्या करेगी। गुरुवार का दिन पूरा पैनल अनुज, मैं, हाशिदा और आशीष सुबह आपके सामने उपस्थित होंगे मॉर्निंग कॉल लेके, और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। नमस्कार।